जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम लोग आप जान रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ क्विज अब शुरू होने वाला है। ये तो बोलिए रोज डेली का डेली होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले स्पीड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम आपको पहले ही बताए थे कि जहांगीर के बारे औरंगजेब के बारे में पढ़ना था लुसेंट से बुक से, और उसके पश्चात क्या चीज़ मुगल कालीन बोलिए अपना व्यवस्था पढ़ना था, यानी कि उसका प्रशासन पढ़ना था। उसके पश्चात जब हम लोग बात करते हैं लुसेंट से साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ना था। केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे गैसों का आचरण, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आवर्त सारणी, और यदि टाइम मिलता है तो चैप्टर नंबर 5 ही पढ़िए रासायनिक बंधन पढ़ लेंगे। ये हुआ हम लोग अपना हुआ। करंट की जब बात करते हैं तो करंट में हम लोग आपसे बोल रहे हैं कि 25 से 30 नंबर पेज के बीच में आप लोग पहले ही बोले थे, इसी बुक से उत्कर्ष हम बार बार बोल रहे हैं, इसी बुक से बोलिए अपना 25 से 30 नंबर पेज के बीच में बनेगा। तो चलिए आइए जोड़े रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए ठोस कोण की इकाई क्या है? अस्टेरेडिया। तो घन कोण की क्या है जी? अच्छा, ठोस कोण अथवा घन कोण दोनों की क्या है? स्टेरेडियन ही है, ठीक ना। जबकि क्या है बोलिए समतल कोण का क्या है? रेडियन है। तो एक बात बताइए कि कोणीय समय की इकाई क्या है, या फिर उसका मात्रक, ठीक है, कोणीय समय का मात्रक क्या है अथवा इकाई बोलिए क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या बोले? कोणीय समय का मात्रक होता है। और यही जगह पर हाँ कोणीय समय का होता है। और यही हम जब बोल रहे हैं कि ये बताइए कि समय का मात्रक क्या होता है? समय का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या बोले हैं कि कोणीय समय का क्या बोले हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला जस्ट बताइए कि कोणीय वेग क्या क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? बहुत सुंदर, 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और यही बताइए कि एक पारसेक के बराबर कितना प्रकाश वर्ष बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष। और यही हम कह दें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर आप हमें किलोमीटर में बताइए तो क्या होगा? 16। बहुत 3 गुना, ठीक है, 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर किलोमीटर पर सेकंड। अगला लिस्ट बताइए, अमीर खुसरो किनके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के लिए 7 व्यक्तियों का अपना शासन देते थे। अमीर खुसरो का जब बात करते हैं तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म बोलिए अपना यूपी के एटा अथवा पटियाली में हुआ था, ठीक ना। क्या बोले हैं? इनका जन्म यूपी के एटा अथवा पटियाली में हुआ था। भारत में तबला तथा सितार के जनक यही हैं, ठीक है। क्या बोले हैं? भारत में तबला तथा सितार के जनक यही हैं। और हिंदुस्तानी शैली के अगर जनक भी कोई है तो यही है, ठीक है। यानी कि अमीर खुसरो क्या है? हिंदुस्तानी शैली के जनक भी है, ठीक है। वही खड़ी बोली अपना हिंदुस्तानी शैली है, ठीक है। क्या बोले हैं? तो बस उसके भी जनक अपना कौन है? तो यही है। अगला बताइए, पर्वतों पर जल 100 डिग्री से नीचे तापक्रम पर उबलता है, इसका मुख्य वजह क्या है? क्या बोले हैं? पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर क्या होता है? उबलने लगता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? दाब घट जाता है। अब देखिए जब दाब की बात कर रहे हैं, दाब कम होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब क्या होता है? कम हो जाता है। अब देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, तो क्वेश्चन देखिए दाब बराबर क्या होता है जी? फोर्स बटा एरिया होता है। और दाब किसे कहते हैं? कि देखिए किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही दाब कहते हैं। और दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। इसके अलावा इसका पास्कल भी होता है, ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं? तो एक बात आती है, जानते हैं दाब का प्रभाव गलनांक तथा क्वथनांक पर। तो देखिए जब दाब का प्रभाव गलनांक तथा क्वथनांक पर बात करते हैं तो देखिए कभी भी अगर जब दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक अपना हर बार बढ़ेगा। क्या बोले हैं कि दाब अगर कभी भी बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हर बार बढ़ेगा। लेकिन अगर यही गलनांक पर कहें तो क्या हो जाएगा? अलग अलग केस लग जाएगा। देखिए वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर, फिर से ध्यान दे लीजिए, यही पर क्वेश्चन कन्फ्यूज होता है और ये बार बार पूछा जाता है। क्या बोले हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर, ठीक है, जिनका आयतन घटता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, पीतल, बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी, हाँ, इन सब का क्या होता है? आयतन घटता है। तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा? इन लोग का घटेगा, ठीक है। क्या बोले हैं? गलनांक सुने, वे सभी वस्तुएं, ठीक ना, जिनको गर्म करने पर, ठीक है, क्या बोले? वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है, ठीक है, दाब बढ़ाने पर उनका आयतन क्या होगा? घटेगा ही घटेगा, ठीक है। लेकिन वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, ठीक ना, क्या बोले हैं? वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, दाब लगाने पर क्या होगा? वो भी ऑटोमेटिकली
बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, घी हो जाएगा, मोम हो जाएगा। यदि इस सबको आप गर्म कीजिए तो इस सबका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए दाब लोनी लगाने पर यहाँ पर क्या होगा, दाब लगाने पर क्या होगा, बहुत दाब लगाने पर इसका गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन। अगला इस क्वेश्चन बताइए। ओहो, आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। बहुत बढ़िया। आँख के भैया भीतरी भाग शॉर्ट में निकल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा भी लंबा टाइम। आँख के भीतरी भाग में क्या चीज़, दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। और कौन से बताइए क्या करता है, कौन से बोलिए क्या चीज़, आँख के अपना रंग को मतलब ये करता है, ठीक है। कौन का संबंध किससे, आँख के रंग से है। जबकि यही अगर रॉड कह दे तो क्या कह दे, प्रकाश की गति से है, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अगला ये, राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी अनुवाद किसने किया था, जैनुल आबदीन। बहुत सुंदर। राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी अनुवाद किसने कराया था, जैनुल आबदीन। तो देखिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। यही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। इसके अलावा सती प्रथा, गोवध को भी ये क्या किए थे, खत्म किए थे, ठीक है। और राज तरंगिणी तथा महाभारत, ये दोनों का फारसी में अनुवाद करा है, ठीक ना। क्या बोले हैं, राज तरंगिणी तथा फारसी दोनों का, सॉरी, राज तरंगिणी तथा महाभारत या दोनों में फारसी अनुवाद करा है। अब अगला जो क्वेश्चन क्या आता है, तो अगला जो क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए मुगल काल में, ठीक ना, यानी कि अकबर एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अनुवाद विभाग का पहले बताइए किसका अध्यक्षता में अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था अकबर के समय, फायजी के। तो ये बताइए राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया था, हाँ राज तरंगिणी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मुल्ला शाह। अगला ये, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यह कथन किनका है, जवाहरलाल नेहरू का। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम मोटर पर प्रयोज्य है, ठीक है। अगला बताइए, एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक मिनट रुके, हाँ बोलिए। बहुत सुंदर, 6.25 नहीं बोला, 6.25, ठीक है। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम बराबर, सॉरी हाँ, एक कूलम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है जितना बोले हैं। तो ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना जूल होता है, हाँ नहीं सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है, ठीक है। तो ये बताइए फैराडे नियतांक की विमा क्या होती है, 9.468 गुना 10 के पावर 4 कूलम प्रति मोल, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन, हाँ 94 बोले, हाँ 94 बोले। आप जाइएगा ना, एक बताया आप जाइएगा तो लगभग में आपका उतना ही जाएगा। ये जो तीनों बोले अपने माइंड में रख लीजिएगा। क्यों रख लीजिएगा, क्योंकि इसको एग्जाम पूछ लेता है। अगला ये क्वेश्चन बताइए, तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, राज्य विलय नीति को किसने शुरू किया था, डलहौजी ने। राज्य विलय नीति को भैया डलहौजी ने शुरू किया था। अब भारत में सर्वप्रथम रेलवे भी अपना इसी के समय बिछाई गई थी, ठीक है। जबकि भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किसके समय, कर्जन के समय बिछाई गई थी, बहुत बेहतरीन। और यही एक और क्वेश्चन देता है कि जो पहली रेलवे लाइन भैया 34 किलोमीटर बिछाई गई थी, 1853 में चला था, ठीक है, मुंबई टू थाने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए राज्य विलय नीति से, राज्य विलय नीति में सर्वप्रथम किसको, सतारा को हड़पता है, और सबसे लास्ट में किसको, नागपुर को, ठीक ना। सबसे पहले किसको हड़पता है, सतारा को, और सबसे लास्ट में नागपुर को। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव की, अगला बताइए, मानव में अनुवांशिकी की जानकारी किसको दे रहा है, डीएनए की। तो बताइए कि डीएनए की खोज किसने किया था, मारते मारते फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए का खोज किया था। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिए हैं वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये बताइए कि डीएनए का था, तो आरएनए का खोज कौन किया है जी, नहीं सुनिए, किसका बोला, नहीं सुनिए, डीएनए का खोज किया फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक ना। जबकि यही अगर हम कह देंगे आरएनए का किसने किया है, तो वाटसन तथा आर्थर ने, ठीक ना। क्या बोले, वाटसन तथा आर्थर ने। तो बताइए कि डीएनए परीक्षण का खोज किसने किया है, एलेक्स जेफरिस ने। जब कहते हैं ना कि फिंगरप्रिंट, वही है जो फिंगरप्रिंट के जन्मदाता कौन है, एलेक्स जेफरिस है। और यही जब कह देगा कि डीएनए संश्लेषण के कौन है, आर्थर अर्ग है, डीएनए परीक्षण, ठीक है। अगला वो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किए थे, हरगोविंद खुराना। अगला ये बताइए किस कोयला का भूरा कोयला कहा जाता है जी, लिग्नाइट को। बहुत बढ़िया। देखिए जब कोयले की बात कर लेते हैं, देखिए तो सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है, उसके पश्चात कौन होता है,
बिटुमिनस होता है, और उसके पश्चात लिग्नाइट। तो देखिए एंथ्रासाइट में जब बात करते हैं तो देखिए भारत में सबसे अधिक एंथ्रासाइट कोयला कहाँ बोलिए, हाँ बिल बहुत बेहतरीन, कहाँ बोलिए कश्मीर में अपना कैसे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसके अलावा जब बात करते हैं तो कहाँ, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के बोलिए लगभग जितना भी है सबको मत लगभग बोले, ठीक ना, इसको रकीद का फिक्र नहीं। साउथ इंडिया में देखिए लगभग ज़्यादातर जो है कैची कश्मीर में, और एक अपना जितना भी साउथ इंडिया का माइंस है उस वहाँ पर कैची एंथ्रासाइट पाया था। एंथ्रासाइट में जब बात करते हैं कार्बन की मात्रा तो ये लगभग बोलिए 85% से ऊपर होता है, ठीक है, कहीं 88-90 भी देगा तो उससे घबराना नहीं है। अब बात करें भैया क्या चीज़ कि देखिए भारत में सबसे अधिक कोयला कौन पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। और बिटुमिनस कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, बिटुमिनस कोयला को मुलायम कहते हैं क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है। और ये बोलिए हम लोग का जैसे जो झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन एरिया में सबसे अधिक कौन सा कोयला, बिटुमिनस ही पाया जाता है। अब बात करते हैं लिग्नाइट कोयला, तो देखिए लिग्नाइट कोयला की जब बात करते हैं तो देखिए बिटुमिनस में देखिए जब बात करते हैं कार्बन के परसेंटेज की तो इसमें लगभग 75% तक होता है, ठीक ना, लगभग 75% तक होता है। अब बात करें बिटुमिनस की, लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोले हैं, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। और ये जो कोयला है भैया क्या है अपना, अरे बिल्कुल वो तो तमिलनाडु में अपना नवेली में पाया ही जाता है। और इस कोयले में जानते हैं कार्बन की प्रतिशत कितना होती है, ये लगभग 55 से 60% होता है, ठीक है, क्या बोले हैं, 55 से 60%, बहुत बढ़िया। तो अगला जो क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, राजिया सुल्तान। देखिए जब बात हुई रजिया सुल्तान की, देखो इल्तुतमिश के 1236 में मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्तान, ओह नहीं, ये क्या बोले, इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात उसका बेटा कौन था जो गद्दी पर बैठा था, बहुत सुंदर, रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। और उसके पश्चात क्या बोलिए कि बैठा दिया था किसको, रजिया सुल्तान को। देखिए और रुकनुद्दीन फिरोज को क्यों हटा दिया था है, रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी माँ का नाम था तुर्काना शाह, ठीक ना, या फिर तुर्कान शाह। उसका बोलिए ज़्यादातर बोलिए अगर पावर की बात किया जाए तो अपने राजगद्दी में ही दिखाती थी। इसके वजह से क्या हुआ कि दिल्ली में जो तुर्क थे वो बड़े उससे नाराज हुए हैं और ये लोग क्या किए हैं, रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिए। देखिए जब रजिया सुल्तान को, अगला जस्ट बात बोल रहे हैं, रजिया सुल्तान की बात हो रही थी। तो ये रजिया सुल्तान देखिए क्या बोलिए सल्तनत काल की पहली महिला शासिका थी जिसने चोगा तथा काबा अपना पहन के क्या बोलिए गद्दी पर बैठती थी, ठीक है। इसने क्या बोलिए इसकी हत्या कैथल में डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। इसने अपनी शादी जब बात करते तो जानते हैं अपनी शादी किसके साथ की थी, भटिंडा के शासक अल्तुनिया के साथ। इसकी शादी भटिंडा के साथ अल्तुनिया के साथ हुई थी और इसने अमीर या खुर किसको, याकूब को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान ने क्वेश्चन ये देता है कि अमीर या खुर किसको नियुक्त किया था, याकूब को, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आइए, सबसे पहले भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। अगला बताइए मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। अब मौसम अनुसंधान वेधशाला कहाँ है, ये है पुणे में। जब करेंगे तो इसमें 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ओहो मृग मरीचिका बनने का प्रमुख कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए जब पूर्ण आंतरिक, तो ये बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, आप क्या नाम बताते हैं, कृष्णा जी बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। बहुत बढ़िया, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपतन कोण, ठीक ना, क्या बोले हैं, जब आपतन कोण क्रांति कोण से जब बड़ा हो जाता है तभी पर बोलिए अपना क्या चीज पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक ना। क्या बोले हैं कि जब आपतन कोण ना जी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो तब अपना क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ही बोलिए आपतन कोण बड़ा होता है ना तो एक क्षेत्र का बोलिए एक एरिया का या एक क्षेत्र का प्रकाश निकल के दूसरे तरफ का परावर्तित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ ये ध्यान देना होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो जब देखिए वही जब अपना एक क्षेत्र से जब लाइट अपना निकल करके एक दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो यानी कि बोलिए परावर्तित हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब बात करते हैं तो जानते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बन जाता है। मृग मरीच का अपना इसी की वजह से होता है, बालू जो अपना कांच इसी की वजह से चमकता है, कांच में दरार भी अपना इसी की वजह से चमकता है। उसके अलावा जब बात करते हैं तो भैया क्या हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल हीरा भी बोलिए अपना इसी पर चमकता है। फिर अपना जब देखते हैं हम लोग गर्मी के दिन में हेलुनेशन लगता होगा, हेलुनेशन इन द सेंस भ्रम, ये चीज़ होता क्या है ना कि नहीं देखते तो जब दूर देखते तो लगता है कि पानी जैसा तरह है, तो ये भी किसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। उसके अलावा जब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर भी अपना किस बात
पूर्णांक परावर्तन पाई। तो देखिए जब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, अब ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा देख लिए। ऑप्टिकल फाइबर के खोज अपना नरेंद्र कापानी जी किए थे। ये अपना भारतीय मूल के व्यक्ति थे, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे। ये होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर अपना पूर्णांक परावर्तन में प्रयोग किया जाता है और इसका देखिए ज़्यादातर प्रयोग संचार में किया जाता है। क्यों किया जाता है ज़्यादातर प्रयोग संचार में? संचार में मुख्यतः प्रयोग करने का ये वजह है कि ऑप्टिकल फाइबर का बोले कितना भी दूरी से आप जहाँ कहीं भी जाइए, ठीक ना, और रास्ता कितना भी मुड़ा क्यों ना हो, आप जब इसको ले जाते हैं तो इसमें एनर्जी का क्षय नहीं होता है। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग ज़्यादातर संचार में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भैया कहाँ किया जाता है? शरीर के आंतरिक भाव को अन्वेषण करने में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है शरीर के अंदर लेजर को भेजने के लिए। इसके अलावा भैया क्या होता है? प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या चीज 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। अगला जस्ट बात करते हैं, सही गलत है? सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताइए ना, ठीक है, पूछना जरूरी भी है। नहीं देखिए हम बोलते हैं कीज क्यों किया जाता है, क्यों किया ही जाता है? अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अब लेकिन थोड़ा सा देखिए, अब एक बात ही बोलेंगे, ओहो धूप का चश्मा किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का। धूप का चश्मा किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का। अगला जस्ट बताइए, कांच, चलिए कांच का फिर पढ़ा देंगे। ये अगला ही बताइए। ओ समुद्र की गहराई किसे? फायदोमीटर से। समुद्र की गहराई किसे? फायदोमीटर से। तो एक बात बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाया था जी? बहुत सुंदर, इमली में टार्टरिक अम्ल। तो एक बात बताइए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, बहुत सुंदर। तो ये बताइए, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। और हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि घास एवं पत्तों में बेंजोइक अम्ल और सारल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल। सुनिए, घास एवं पत्तों में बेंजोइक अम्ल और सारल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल पढ़ाने की छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा टाइम खींच लेगा, छोड़ दीजिए। नहीं सही बोला, टाइम ज़्यादा खींच लेगा। थोड़ा सा बस यही लीजिए ना। तो बताइए पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर क्या होता है? हाँ बोला, हाँ बहुत बेहतरीन, -log H+, ठीक है। डिटेल से कहीं पढ़ लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा चैप्टर, इसमें टाइम ज़्यादा खींच लेगा। अगला जस्ट बताइए, ओहो द्वीप राष्ट्र की बात, ठीक ना, क्या बोले? द्वीप राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद इकबाल। लेकिन डाउटे लग रहा है, द्वीप राष्ट्र की बात जो है जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना शायद किया था। सुनिए बता रहे, थोड़ा सा यहाँ हमें याद आ रहा है, द्वीप राष्ट्र मुस्लिमों के लिए अपना एक अलग राष्ट्र हो। ओह ना, ठीक है जी, मोहम्मद इकबाल, ठीक है क्या? तो मोहम्मद इकबाल से, लेकिन ना यार जी, ना है, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग किसने किया था? बंद कर दिए हैं, छोड़ो उसको। अगला ही, अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और ये बताइए कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। बहुत सुंदर। तो एक और बात बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद। और किस दिन? 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। बहुत सुंदर। ये बताइए कि विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। अब विश्व शेर दिवस वो है 10 अगस्त। अब विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट बताइए, विश्व यक्षमा दिवस टीबी 24 मार्च। बहुत सुंदर। विश्व टीबी दिवस कहिए 24 मार्च। और यही जब कहते हैं काची, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। और यही जब कहते हैं विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। और यही जब क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। किनके जन्म से? बहुत, अपने हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बहुत बेहतर। अगला क्वेश्चन बताइए, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ठीक है, ठीक है, स्वान अथवा हान भी देता तो उससे घबराना नहीं है, ठीक ना। अभी इसे 2213 वाले एग्जाम में किया था कि इसी में हमें गलती क्वेश्चन मार दिए थे। वो जैसे दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जमीन को मापने की पैमाइश नहीं है? पड़ती लिखा था हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखा था पड़ती ही। तो भैया पड़ती तो मालूम नहीं था, पड़ती ना हम लोग जानते हैं। तो वही बोलिए हम छोड़ ना, हम बोलिए मारे लेकिन दूसरा मार दिए। तो यही चीज़ है कि थोड़ा सा बॉडी इधर चेंज हो तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। चले, बहुत सुंदर। ये बताइए, मैगलन स्ट्रेट कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। ओह, तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है जी? लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है।
लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। तो हाँ, तो एक बात बताइए, लक्षद्वीप के किस द्वीप पर देवही भाषा बोला जाता है? बहुत सुंदर, मिनिकॉय द्वीप पर, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप पर, बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, मैग्नेटाइट का सूत्र बताइए आप, क्या नाम बताते हैं बाबू? विशाल बाबू। बहुत मैग्नेटाइट का और हेमेटाइट का सूत्र बताइए राजू जी। बस Fe2O3। और यही अगर हम कहा जाए कि चुंबक का सूत्र क्या होता है प्राकृतिक चुंबक का? बहुत हेमेटाइट, यानी कि Fe3O4। बहुत बेहतरीन। मैग्नेटाइट का प्राकृतिक चुंबक Fe3O4 बोल रहे हैं, ठीक ना? ठीक है। हाँ, अगला बताइए। ओ ये बताइए कि हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह शरीर में किसके द्वारा जाते हैं? रक्त के द्वारा। और रक्त में जब बोले तो मैक्सिमम अपना कौन करता है? प्लाज्मा करता है, प्लाज्मा। पचे हुए भोजन, प्लाज्मा का सुनिए काम क्या है थोड़ा सा, तो प्लाज्मा ले लीजिए। प्लाज्मा की जब बात करें तो रक्त का टोटल लगभग 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये इसका मुख्य कार्य क्या है? एक कि पचे हुए भोजन, ठीक ना, तथा हार्मोन का सम्मान, यानी कि परिवहन एक जगह से दूसरे जगह कराना। बहुत सुंदर। आप बताइए प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90%। बहुत सुंदर। इसमें प्रोटीन कितना होता है? 7%, ठीक है, प्रोटीन 7% होता है। अगला इस बताइए, एक बात बताइए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेन। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए हो, पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत छोटे बच्चों का। बहुत सुंदर। तो यहीं से एक और क्वेश्चन है कि नियोनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फोड़ देंगे तुरंत। न्यूमिस्मैटिक में ना किया जाता है सिक्कों का अध्ययन, नियोनेटोलॉजी में नहीं। देखिए, जो 3 माह का बच्चा होता है ना, उसका अध्ययन नियोनेटोलॉजी कहता है, ठीक है। जो 3 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनका अध्ययन नियोनेटोलॉजी, ठीक है। पीडियाट्रिक्स में अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटे बच्चे का। तो जस्ट एक बात बताइए, बुढ़ापा के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? जीरेंटोलॉजी। बहुत सुंदर। अगला एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन ये बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो देखिए, एक चीज़ दे रहे हैं, उसको क्या करना, पैकेट में, हाँ, पैकेट भर कर ले जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम डालेगा। बहुत क्या बोले हैं, एग्जाम डालेगी उपनिषद की। तो आइए तो थोड़ा उपनिषद की बात कर लिए बॉबी मरिया। उम्मीद आप ही से है। और चलिए, हम चाहते हैं ना ही देह तोड़ देंगे, और हम चाहते हैं कि अपना थोड़ा जलवा दिखाइए यहाँ पर। चलिए बोलिए, उपनिषद के बारे में बोलिए, आप जो जानते हैं, जलवा दिखाइए अपना। बहुत सुंदर। क्या बोला है कि जलवा मतलब किसकी? उपनिषद की। उपनिषद की जब बात करते हैं तो इसका रचना है 800 BC से 500 BC के बीच में किया गया है। और उपनिषद की टोटल संख्या 108 है, जिसमें 13 ही मान्यता प्राप्त है। अब उपनिषद का संबंध किससे भैया? तो उपनिषद का संबंध दर्शन से है। और उपनिषद में देखिए, सब 108 में नहीं पढ़ा जाएगा। कुछ प्रमुख उपनिषद में जो मतलब बार बार एग्जाम क्या करता है, डाल देता है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। बात करते हैं मुंडको उपनिषद। तो देखिए, जब मुंडको उपनिषद की बात करते हैं तो इसी में जानते हैं, मुंडको उपनिषद जब बात कर रहे हैं तो इस उपनिषद में क्या चीज़? सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। अतः यज्ञ की तुलना टूटी हिनाव से इसी उपनिषद में की गई है। बात करते हैं कठोपनिषद की। तो कठोपनिषद में भैया जब बात करते हैं क्या चीज़, तो इसमें क्या है, यम तथा नचिकेता का वर्णन है, तथा सत्यकाम जबला का भी वर्णन है। और जब बात करते हैं हम लोग किसी कि भैया क्या चीज़, जबलोपनिषद। तो जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। जबकि वही बात करते हैं छंदोपनिषद, तो इसमें 3 आश्रमों का वर्णन है, तथा देवकी पुत्र कृष्ण का भी वर्णन है। अब जब बात करते हैं हम लोग किसकी जी, तो हम लोग बात करते हैं 1 लाख की क्वेश्चन है, और बात होती है बृहदारण्यक उपनिषद की, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग से बोलते हैं, थोड़ा यहाँ बोलने में पूरे शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसको समझ लेना। क्या बोले? बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक। तो बोले बहुत क्या बोले? बृहदारण्यक उपनिषद। तो देखिए, जब बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा झमाला है। क्या है भैया? इसमें क्या चीज़ है, पुनर्जन्म की चर्चा अपना इसी में की गई है, ठीक है। तमसोमा सदगमय अपना इसी से लिया गया है, और तमसोमा ज्योतिर्गमय भी अपना इसी से लिया गया है। और यम बहुत, और ये गार्गी तथा एगोलक का जो अपना वाद समाद है वो भी इसी में वर्णन है। और बहुत, और यहीं पर क्या बोले हैं कि ओम जो अपना वर्ड लिया गया है, ओम कहते ना, ओम भूर्भुवः, तो ओम वर्ड भी अपना का चीज यहीं से लिया गया है। तो बात यहीं से हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो उपनिषद थी उसको टू द पॉइंट समाप्त। आइए अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर 1 लाख का क्वेश्चन है ये। ओहो, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था?
बहुत सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले करते हैं। और गुलामगिरी पत्रिका के कौन है? तो यही है, ठीक है। और प्लस में बालिका विद्यालय के भी संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले ही है, ठीक है। ये देखिए, इनको रियलिटी बताते हैं, इनको हम बोलिए बहुत महान व्यक्ति मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बोलिए जिस टाइम में जो काम किए हैं, बोलिए बढ़िया बढ़िया लोग नहीं किए हैं, बढ़िया बढ़िया लोग नहीं किए हैं। अब बोलिए कितने लोग तो उधर ध्यान भी नहीं गया। हाँ बिल्कुल, अरे भैया बिल्कुल, जब इनकी वाइफ जा रही थी तो गोबर मारा जा रहा था, ये जा रहा था। लेकिन बोलिए जैसे धीरे धीरे समाज जैसे शिक्षित होता जाएगा वही होता जाएगा। चलिए अगला इस क्वेश्चन। ओहो, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहाँ पर स्थित होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। अगला इस बताइए, समुद्र तल अपना होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया तो बोलिए ऑलरेडी जमा हुआ है, इसको याद नहीं करना, समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए, और ये जबरदस्त। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अब तो एक ही बार सब बोले, जिनका पक्ष बढ़ जाएगा वो अपना हाथ उठाए। बहुत, और जिनका पक्ष घटेगा वो अपना हाथ उठाए। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए क्या बोले हैं। कभी भी यही बात ध्यान रखिएगा कि आवर्तकाल जो है लंबाई का रूट दुगना होता है, ठीक ना। यानी कि क्या बोले हैं कि किसी भी वस्तु की लंबाई को अगर हम दुगना कर दें तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? रूट दुगना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंबाई यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अरे भैया आवर्तकाल यानी कि टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G, यही ना होता है। यानी कि लंबाई बढ़ने से क्या हुआ? आवर्तकाल बढ़ा। और यही अगर जब जी मेरा बढ़ जाएगा यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा तो घटा, तो बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बेहतरीन। तो चलिए तो अब इसी पर आइए, तो आप लोग एक टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन ये बताइए कि यदि जब किसी लोलक को, ठीक ना, क्या बोले, यदि जब किसी लोलक को ध्रुव पर ले जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बेहतरीन। ध्रुव पर जी का मन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसलिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगला बताइए आप कालू राम कि अगर किसी, हाँ, यदि किसी, हाँ, गर्मी के दिन में जो घड़ी का लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तो ठीक है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बहुत बेहतरीन, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका स्क्रीन ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है लाका जी, ओहो बहुत सुंदर। विश्व की पहली चालक रही ट्रेन, ठीक ना, कहाँ चली थी? सिंगापुर में। कब? बहुत 2003, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। तो चलिए तो करंट में आ जाए, ये बताइए दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो कौन बिछाया है? चाइना। कहाँ? संघाई में। और संघाई किस नदी किनारे? यांगसी नदी किनारे। बहुत बेहतरीन। ओ, ध्रुव तारा किसका भाग है? बहुत लघु सप्तऋषि का, तो बृहद सप्तऋषि भी है, तो उसे घबराना नहीं है। और ध्रुव तारा के बारे में ही आप लोग बताते हैं कि यही एकमात्र ऐसा तारा जो स्थिर रहता है, जिसमें नो मूवमेंट, ठीक है। तो एक बात बताइए गोपाल जी कि तारे जो हैं दिन में हमें पूरब से पश्चिम चलते हुए प्रतीत होते हैं कि पश्चिम से पूरब? बहुत सुंदर। क्यों? बहुत, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तारे चलते हैं कैसे? वही पश्चिम से पूरब ही चलते हैं, लेकिन प्रतीत होते पूरब से पश्चिम, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन ऊपर ये रहा। ओहो, बाउंडर क्या है? केंद्र है, बहुत, यानी कि चक्रवात, ठीक है। तो भैया जब चक्रवात की बात करें तो चक्रवात में क्या करना है? कुछ करना है जी? कुछ नहीं, खाली 2-3 बातें जान लेना है। चक्रवात, वहाँ बताइए चक्रवात में हवा किधर से किधर रहता है? बाहर से अंदर, इधर क्या करता है? खींच लेता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बात करें चक्रवात। देखिए चक्रवात जब बात करते हैं अति निम्न दाब का केंद्र होता है। जब कभी चक्रवात आ जाए तो बोलिए बारिश अपना क्या होता है? पूरा कबार का और बारिश होता है, ठीक है। और इसमें हवाएं जो अपना काची बाहर से अंदर की तरफ आती है। और बोलिए अपना काची कि चक्रवात को टी स्केल से मापा जाता है। और चक्षु जो शब्द है वो चक्रवात के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या मतलब चक्षु जो शब्द है चक्रवात के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। ओहो,
नागार्जुन, ठीक ना। नागार्जुन जो ये बताइए बौद्ध धर्म के किस शाखा से थे? महायान बोलिए माध्यमिक सूत्र से, ठीक है। तो नागार्जुन पहले बताइए किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। बहुत बेहतरीन। नागार्जुन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो चलिए जब बौद्ध धर्म से बात हो गई तो आप ये बताइए कि थोथला कोंडा मठ कहाँ है? थोथला कोंडा मठ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थोथला कोंडा मठ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यही कहते हैं पेजावर मठ कहाँ है? कर्नाटका में पेजावर मठ। पढ़ा जा बहुत टूट टूड़ा। गोल मठ कहाँ है जी? एमपी में। अरुमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में। अताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। महारत मार्च से कहते हैं रुआ कर देंगे। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि त्वांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बोधिमंडा मठ कहाँ है जी? बहुत सुंदर है ये अपना बोधगया बिहार में, ठीक है। और जस्ट टू द पॉइंट वाले बहुत सुंदर हेमिस मठ थिक से मठ कहाँ है? लद्दाख में। तो मीन डार्लिंग कहाँ है? मीन डार्लिंग उत्तराखंड में। बिल्कुल सही है, मीन डार्लिंग उत्तराखंड में है। और सासुर मठ कहाँ है? एचपी में। सासुर नहीं होता है तो भैया ससुर मठ करना, ठीक ना। ससुर मठ, नामग्याल मठ और क्या बोले हैं कि ताबो मठ, ये तीनों एचपी में है, ठीक है। यही जब कह देंगे कि नाम डार्लिंग कहाँ है तो एक मैसूर कर्नाटका में हो जाएगा और पेजावर भी कहाँ है? कर्नाटका में ही है। बहुत बेहतरीन। आइए आपके क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। एक बात बताइए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। तो ये बताइए कि जो रबिया दुरानी उसका वास्तविक नाम क्या था, बता दीजिए। रबिया दुरानी जो थी ना उसका वास्तविक नाम क्या था? अच्छा ऑप्शन देंगे, मार दीजिएगा नहीं? हाँ ना, चलिए को जब मार दिए तो बढ़िया है, बाकी जो नहीं मारेंगे उसको हम बहुत कूटेंगे। रबिया भैया दिलराज बनो बेगम उसी का नाम था। क्या है आप लोग इतना सोचते हैं जी? आलोक रंजन जी, क्या है इतना सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो अगला इस बताइए, तारों की दूरी मापने की कई क्या है? प्रकाश वर्ष। तो ये बताइए कि पृथ्वी का, ठीक ना, सूर्य के पश्चात सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि कितना दूरी पर है? बस 4.22। इसका प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? 4.23 ना। नहीं, हाँ प्रकाश, तो प्रकाश वर्ष में लीजिएगा, किलोमीटर मत लीजिएगा। अगला ये किलोमीटर और मत लीजिएगा। बहुत सुंदर, अरे बहुत सही। बताइए जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है उसे क्या कहा जाता है? मार के सबनी के फोड़ने लगे तहरी बैठू। उपसौर ना, जो सबसे नजदीक होता क्या होगा? उपसौर। बहुत सुंदर। जब यानी कि क्या होगा? पेरीहेलन। जब पृथ्वी क्या बोलिए, बहुत जब सूर्य बोलिए पृथ्वी के सबसे निकट, सॉरी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो तो क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और इसे अपने क्या चीज इंग्लिश में पेरीहेलन भैया बोला जाता है। इसमें दूरी जो अपना कितना 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और यही जो अपना उपसौर होता है, ये उपसौर जो होता है ये अपना उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है। जबकि अपसौर हम लोग कितना होता है? 4 जुलाई को, ठीक है। कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है, ठीक ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मठ जो अपना हो गया, तो बताइए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। बहुत कृष्णदेव राय की कहानी ले लीजिए। इनको भैया जानता है, ये क्या चाहिए बोलिए? संगम वंश के, ठीक ना। क्या बोलिए? संगम वंश में जब बात करते हैं नहीं, और विजयनगर साम्राज्य में संगम सुलु तुलु, ये तुलु वंश के थे। और तुलु वंश के क्या बोलिए? सबसे प्रतापी शासक थे। इन्हें क्या चाहिए? आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने क्या बोलिए कि बहुत काली अमुक्त मालदा तथा जम्बावती नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। जो कि जम्बावती अपना संस्कृत में था और अमुक्त मालदा किस में था? तेलुगु में था। यही क्या करते हैं? अपने माता के नाम पर नगलापुर नामक एक नगर का भी स्थापना करते हैं और हजारा मंदिर का भी निर्माण को अब लिए यही कराते हैं। अब इन्हीं के दरबार में कौन था जी? तो तेनालीरामन थे। और इसके समय को क्या बोलिए? तेलुगु का क्लासिक युग कहा जाता, ठीक है। और इनके दरबार में अष्टदिग्गज भी रहते थे, ठीक है। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर। विरूपाक्ष मंदिर यही किए हैं, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण यही किए हैं। बहुत बढ़िया। आइए अगला कहिए। ओहो, तो ये बताइए मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? बहुत बढ़िया। बांदीपुर कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में, बनरहाट्टा कर्नाटक में है, ठीक है। हाँ बहुत सो कुंद्रेमुख अपना वहीं पर है, रंगनाथ बिलग्राम अपना वहीं पर है, ठीक है। अंश दांदेली कहाँ है? कर्नाटक में ही है। तो ये सभी क्या कर्नाटक में ही है। कभी जब आ जाएंगे ना मूड में
तो आप लोग को पूरा का पूरा एक दिन बैठे बैठल सब पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाहर अब एग्जाम नहीं पूछेगा, मतलब राष्ट्रीय उद्यान से। बहुत बढ़िया, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरे अगला जो क्वेश्चन बताइए जी, अधिकांश मौसमी घटना किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल कितना से कितना किलोमीटर है जी? बहुत ठीक है, 18 तक भी ठीक है, उससे कोई बात नहीं है, ठीक ना। 18 तक ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। क्या बोलिए, क्षोभ मंडल। भैया क्षोभ मंडल क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर के नाम से इसे जानते हैं। मौसमी घटना इसी में होती है। हेलीकॉप्टर जो है क्या बोले अपना इसी में होता है, ठीक है। क्या बोले हैं, हेलीकॉप्टर अपना इसी में होता है। और अधिकांश मौसमी घटनाएं तो जस्ट अपने ही बोले हैं। बोलिए वर्षा, बादल, हाँ हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ, एक मिनट, क्या बोले? अच्छा तो नहीं, वो हवाई जहाज ना होता है। हाँ हेलीकॉप्टर समझ गए ना, खच 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 खच, वो हेलीकॉप्टर। बहुत बढ़िया। आगे आइए, अगला इस क्वेश्चन में दिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? रेड क्लिफ ने। और ये जो सीमा है अपना क्या है? इस सीमा को किस प्रकार का सीमा बोला जाएगा? अध्यारोपित। देखिए यानी कि वैसी सीमा, ठीक ना, जो बोलिए अपना दो देशों के बीच, ठीक ना, डायरेक्ट वे में ना हुआ हो, कोई तीसरा अपना थर्ड पार्टी आकर के सीमा करा तो उसे क्या बोले हैं? अध्यारोपित सीमा बोलते हैं, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा कैसी है? अध्यारोपित। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन है ये, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। बहुत सुंदर, हाँ हाँ, नासिक में। बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, ओह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये बताइए कि अर्ध जीवन काल किसे कहा जाता है? हाँ बोला, बहुत सुंदर बोला, हाँ लाउडली बोलो ना बाबू, खाया नहीं है कहा? बोलो बोलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन है, बहुत ठीक है। यानी कि बोलिए, देखिए जब अपना रेडियो एक्टिव जब अपना पदार्थ क्या होते हैं, जो अपना जितने समय टूट के अपना आधे हो जाते हैं, उसी को भैया क्या कहते हैं? अर्ध जीवन काल। तो ये चैप्टर कैसे मिलता है? रेडियो सक्रियता से मिलता है ना। तो आइए तब तो यहाँ रेडियो सक्रियता चैप्टर तो इन लोग चेक कर लिया जाए। बहुत सुंदर। रेडियो सक्रिय, अरे भैया जब रेडियो सक्रिय बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, देखिए सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का जब बात करते हैं, इसके खोज अपना कौन किया भैया? हेनरी बैक्यूरेल है, ठीक है। क्या बोले हैं? रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बैक्यूरेल की है। पहले सुनिए, रेडियो सक्रियता कहते हैं कि इसको एकदम लल्लू पंचू करके बातें समझ लेना। देखिए वैसे, ठीक ना, क्या बोले हैं, वैसे पदार्थ जिनका परमाणु क्रमांक 83 अथवा उससे अधिक होता है, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होता है? इनमें से स्वतः अल्फा, बीटा तथा गामा निकलता है। और यही बोलिए अपना जब गामा जब ये तीनों अपना किरणा निकल जाए तो क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो यही जो अपना कौन निकला, अल्फा बीटा गामा, ये अपना रेडियो सक्रिय पदार्थ हो गया। और टोटल इस प्रक्रिया क्या बोलती है? रेडियो सक्रियता बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे गामा जो है क्या बोले हैं कि गामा अपना सबसे बाद में निकलता है, ठीक ना। क्या बोले हैं कि गामा जो है अपना कब निकलता है? सबसे बाद में निकलता है, यानी कि अल्फा तथा बीटा के बाद में। और ये जो तीनों जो निकलते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा, तीनों लास्ट में किसमें? शीशा में बदल जाते हैं। और जो ये नाभिक से बोलिए अपना जो परमाणु के अपना नाभिक से जब निकलते हैं, तो इसके बारे में सर्वप्रथम देखा या जानकारी दिए थे कौन? रदरफोर्ड। कौन देते हैं? रदरफोर्ड। तो अब देखिए, तो तीनों तो अपना कहाँ से निकलता है? नाभिक से निकलता ही है। तो देखिए जब अपना अल्फा निकलता है तो ये जानते हैं वो, अब जब कभी अगर अल्फा निकलता है तो किसी परमाणु के, ठीक है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी अर्थात द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। जबकि अगर यही हम बात करें काची बीटा की, भैया जब बीटा की बात करें तो बीटा का क्या होता है कि अपना क्या बोले, हाँ इलेक्ट्रॉन के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। गामा तो भैया खैर अपना फोटोन से निकलता ही है। अब देखिए बात क्या होती है यहीं पर, ज़्यादा डीप गलती बहुत, अर्ध जीवन काल से ना, अर्ध जीवन काल, ठीक है। तो देखिए अर्ध जीवन काल किसे कहते हैं बोलिए दिया गया। और अर्ध जीवन काल बराबर क्या होता है भैया? तो भैया क्या बोले, अर्ध जीवन काल बराबर क्या होता है? 0.693 बटा में लेमडा। फिर से क्या बोले? 0.693 बटा में लेमडा। बहुत बेहतरीन। तो आप चलिए क्वेश्चन बता, क्वेश्चन ही अर्ध जीवन काल हो गया। अब एक इसी में जानते एक क्वेश्चन है, तो वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन का नियम। तो देखिए वर्ग विस्थापन नियम अथवा सोडी फ्यूजन का नियम किसे कहा जाता है कि क्या बोले हैं कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी कि अल्फा बीटा और गामा से जो प्रभाव परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग विस्थापन अथवा सोडी फ्यूजन का नियम। एक वर्ड अब यहीं से आ जाता है भैया, अब्राकोष्ठ। अब्राकोष्ठ के देखिए पहले खोज किए थे सीआरटी विल्सन जी। और अब्राकोष्ठ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्या यही बस बोलिए अपना रेडियो एक्टिव, बस क्या बोलिए रेडियो सक्रिय, तो बोलिए रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में अपना पता लगाने के लिए किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों से ये रहा, हाँ
साइक्लोट्रॉन का प्रयोग क्या किया जाता है? हाँ साइक्लोट्रॉन का, बहुत सुंदर, बहुत मारते मारते दें सब कार्य। आवेशित कण का, हाँ आवेशित कण को यानी कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन आवेशित नहीं ना है। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? साइटोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, ठीक ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लो कहाँ जा गया वो? हाँ अगला बताइए। ओहो हाँ, तो चलिए क्वेश्चन आपसे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विद्युत रासायनिक सेलों को किस वैज्ञानिक ने बनाया था? विद्युत रासायनिक सेल को लेकिन से वो तो बैटरी का ना किया बोल्टा जी, एसी बैटरी डीसी बैटरी यही होता है ना। तो बताइए तब एसी बैटरी का खोज किसने किया है? निकोलस टेस्ला। अब वोल्टा बोले है ना, वोल्टा भी ठीक है लेकिन बता, हाँ निकोलस टेस्ला। अरे एसी बैटरी, एसी मोटर बोलना था, गलती बोल दी है। एसी मोटर के निकोलस टेस्ला की है, जबकि डीसी मोटर के जेनेवो ग्रामो। बहुत बढ़िया। तो जस्ट आप लोग यहीं से एक और क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक ना? टेलीग्राफ यांत्रिक का खोज कौन किया है? नहीं, लेमांस की है। टेलीग्राफ यांत्रिक कौन किया? लेमांस की है। और जब यही कहते मेरा कहा टेलीग्राफ कोड का कौन किया है? तो इसके सैमुअल मोर्स किए हैं। तो ये बताइए सेफ्टी पिन का खोज कौन किया है? जॉन वाकर। सेफ्टी पिन का जॉन वाकर। यही जो मेरा क्या कह देगा, हाँ ना लैम्प का तो ये एम्प्ली डेवी। सेफ्टी देखिए एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन यहीं से निकलता है वो, सेफ्टी पिन का हो गया। और सेफ्टी मैच का कौन किया है? दिया सलाई का खोज कौन किया है? सेफ्टी मैच का खोज किसने किया जी? सेफ्टी पिन के वाल्टर, हाँ सेफ्टी मैच के जॉन वाकर। अब सही हुआ, बहुत सुंदर है। तो सेफ्टी पिन के कौन है? सेफ्टी पिन के कौन है जी? सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी मैच यानी कि दिया सलाई के कौन है? जॉन वाकर है। सेफ्टी मैच समझ गया ना? दिया सलाई समझा कि जब आग नहीं होता था और आज हम लोग को लाइटर मिल गया है, भैया लो लाइटर मारो, फूक मारो नहीं कस हो जाएगा, ठीक है। तो सेफ्टी मैच का खोज कौन किया है? जॉन वाकर किया है। और सेफ्टी लैंप का कौन किया है? सॉरी सेफ्टी लैंप नहीं हो, सेफ्टी पिन का कौन किया है? वाल्टर हंट किया है। बहुत बेहतरीन। तो अगला इस बताइए, डिस्क ब्रेक का खोज किसने किया जी? बहुत सुंदर, लिचेस्टर किया है, ठीक है। डिस्क ब्रेक का खोज किसने किया है? लिचेस्टर किया है। और यही जब यदि आप लोगों से हम क्वेश्चन ये पूछते हैं, डिस्क ब्रेक क्या बोला है ना, और यही जब आप लोग हाथ ही बताइए, बहुत सुंदर। मशीन गन का पकल, मशीन गन का। और ये बताइए बंदूक का कौन किया है? तो रिवाल्वर का कौन किया है? जब कोल्टिस का किया है तो बंदूक का गैटलिंग किया है, ठीक है। बंदूक का कौन किया है? गैटलिंग किया है। और जबकि यही क्या कहते हैं रिवाल्वर का कौन किया है? कोल्ट किया है। तो यहीं से बताइए आप लोग के क्वेश्चन पे ये बताइए, हेलीकॉप्टर का खोज किसने किया है? बहुत सुंदर। हेलीकॉप्टर का तो दो व्यक्ति का नाम दे रहा है, उसको ध्यान दे दीजिए, ठीक ना? इगोर सिसोस्की, क्या बोले? इगोर सिसोस्की प्लस में पॉल कर्नू। बोलिए आप लोग, बोलिए क्या बोले? उसका दो लोग का नाम है, इगोर सिसोस्की प्लस में पॉल कर्नू। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या हो कि क्या बोलिए, क्या कुछ बोले हैं? बोलिए नहीं। चलिए अगला बताइए, मानव की भ्रूण की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग का। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस में अल्ट्रासाउंड का, इसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस भी कहा जाता है कि भैया मतलब बचवा ठीक है कि नहीं ठीक है, तबीयत खराब है, खेल रहा है, मम्मी को याद कर रहा है, बाबू को याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कि वही नालायक नहीं ना हो रहा है। तो यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो तो ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग इतना, जब हम डीलिंग दे देंगे तब मेरा क्या फायदा होगा बताइए आप लोग। अरे अभी जस्ट क्या बोले कि भैया बचवा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, तबीयत खराब है, मम्मी को याद कर रहा है, पापा को याद नहीं कर रहा है, तो उसके लिए किसका? एमनियोसेंटेसिस का, ठीक ना? कब जो बोलिए जब बच्चा भ्रूण, जब बच्चा अपने घर में होता है तब, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो एमनियोसेंटेसिस अपना ये है कि भैया क्या बोलिए कि प्रसव के पूर्व, ठीक ना, प्रसव के पूर्व बोलिए भ्रूण की जांच करने को, उसकी पहचान के लिए, ठीक है, कि लड़का सही है, मतलब कोई इशू नहीं ना है। चलिए बहुत सुंदर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
भारी नाभिक से निकलने वाली किरणें अल्फा कैसा होता है? स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है ये, हाँ बात हो रही थी अल्फा किरण, हाँ तो अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव, और बीटा निगेटिव, गामा आवेशिक। बहुत सुंदर। तभी जो 2213 का प्री का क्वेश्चन नहीं आया था कि अल्फा भैया कैसी होती है, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, तो उसमें बताते यीशु क्या किया था, हम बोलिए अल्फा ई वाला पढ़े, अल्फा ई वाला जो है भैया ए बना के जो करता है अल्फा, ई वाला हम अल्फा पढ़े हैं, और वो कैसे वो अपना ई वाला अल्फा दे दिया था। अब दोनों वही है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो इसको दोनों को क्या करना है, माइंड में सेटअप कर लेना। बहुत बेहतरीन। हाँ अरे सिंबल दिया था। चलिए चलिए, इस बुक से आप लोग आज लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है? दादा भाई नरो जी क्या बोला है? दे तोड़ दे, कार्ल मार्क्स। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बोला? पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। बहुत सुंदर। अब चलिए हम लोग क्या शुरू करते हैं। हाँ अब देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं लुसेंट पुस्तक को। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए आप लोग करना क्या है, कल आरआरबी मुंबई 18/6/2006 से लेकर के, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आरआरबी मुंबई 18/6/2006 से लेकर के आपको आरआरबी कोलकाता 2/7/2006 तक जरूर पढ़ के आना है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लुसेंट में। चलिए बस देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री में। हाँ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और हिस्ट्री में पढ़ने वाले किसके बारे में? दीनानाथ औरंगजेब। बहुत सुंदर। औरंगजेब की जब बात होती है, औरंगजेब, ठीक है, बहुत सुंदर। क्या है विधायक? क्या क्वेश्चन फंस गया? बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्या हो गया? चीन से? बॉक्सर, हाँ चलिए बहुत सुंदर। तो देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? औरंगजेब। देखिए औरंगजेब की जब औरंगजेब का जन्म जानते हैं 1618 में दोहाद में हुआ था, ठीक है। क्या बोले हैं? औरंगजेब का जन्म 1618 में दोहाद में हुआ था। और इसका जो अपना क्या अधिकांश पीछे हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए थे पूरा? हाँ जितना भी बोलिए वो लोग थे, मुगल शासक पढ़ लिए थे, बाबर पढ़ लिए थे, हुमायूं पढ़ लिए थे, अकबर पढ़ लिए थे, जहांगीर पढ़ लिए थे, और शाहजहाँ पढ़ लिए थे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? औरंगजेब। देखिए कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कहानी में देखिए अपना ट्विस्ट अपने यहीं से आता है। औरंगजेब, ठीक ना, औरंगजेब की जब बात करते हैं तो इसका जन्म क्या बोले हैं 1618 को दोहाद में इस बंदे का जन्म होता है। और इसका बोलिए अधिकांशतः टाइम अपना किसके साथ होता है? नूरजहाँ के साथ, ठीक है। नूरजहाँ के साथ अधिकांशतः इस व्यक्ति का टाइम बीतता है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है जानते हैं, ये अपना क्या बोले कि ज़्यादातर क्या बोले सुन्नी धर्म विश्वास रखता था, यानी बोले इस्लाम में ये कुछ ज़्यादा ही बिलीव करता था, ठीक है। क्या बोले हैं कि ये जो सुन्नी धर्म में ज़्यादातर अपना का विश्वास रखता था। इसके गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम था, ठीक है। ये इसके गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम था। और ये जो है नक्शबंदी सिलसिला का चेला था, ठीक ना। क्या बोले? नक्शबंदी सिलसिला का चेला था। तो आप बताइए प्रसाद जी, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? हाँ बहुत ख्वाजा अब्दुल्ला, ख्वाजा अब्दुल्ला। तो आप बताइए भैया नक्शबंदी सिलसिला के भारत में प्रचार प्रसार कौन किया है? बहुत सुंदर। तो चिश्ती सिलसिला कौन किए थे हो? आप बताइए विधायक। बहुत सुंदर। आप बताइए दीनानाथ। बहुत सुंदर। आप बताइए राजू जी। रुकिए आप मरे बोलिए। बहुत आप बताइए। आलोक रंजन चौहान, चौधरी आ जाता है हो, आलोक रंजन चौहान, बोलिए। अच्छा जलालुद्दीन खिलजी। बहुत सुंदर। अरे हाँ देखिए एक सॉरी, हाँ देखिए फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहेंगे। एक दिन जलालुद्दीन से याद आया, एक बार हमें क्वेश्चन बोला था, सॉरी उसको जब देखे तब जल्दी में गलती से हम लोग बोला गया था। हमें बोलना था कि बोलिए क्या चीज़ कि खिलजी वंश का या फिर बोलिए दिल्ली सल्तनत का सबसे वयोवृद्ध शासक था खिलजी वंश का जलालुद्दीन, लेकिन हम उसको बाई गलती से तुगलक वंश बोल दिए थे। तो प्लीज़ आप उसको समझ लीजिए। खिलजी वंश का सबसे सल्तनत काल का सबसे वृद्ध शासक कोई था तो खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। हाँ चलिए अब आप बताइए कृष्णा जी। बहुत सुंदर। आप बताइए क्या है? रवि जी 2 बोलिए, बोलिए आप बताइए क्या नाम बोले? शंभू जी, शंभू नारायण बोलिए। आप बोलिए हो। भानु बोला। अरे विशाल कैसे हो? बहुत सुंदर। आप बहुत सुंदर। इसका भारत में प्रचार प्रसार मुख्यतः शेख अहमद सरहिंदी और इनके गुरु बाकी बिला के द्वारा किया जाता है।
शेख अहमद सरिंदी तथा इनके गुरु बाकी बिला के द्वारा किया जाता है। क्या हम तुम लोग एक क्वेश्चन है, तुम लोग इतना टाइम बिता, चलिए इधर आइए। चिश्ती में नक्शबंदी कहाँ से है जी? वो तो सब अपना अलग अलग संप्रदाय ना हो गया। मुस्लिम धर्म में जब जाते हैं तो हम लोग मेनली क्या 6 या 7 संप्रदाय के बारे में पढ़ना है, यही ना पढ़ना है। चलिए आइए, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी हो, औरंगजेब की। तो औरंगजेब की देखिए क्या बोले कि अपना नक्शबंदी सिलसिला का ये बंदा अपना चेला हुआ करता, इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। अब देखिए बंदा इस औरंगजेब के शासनकाल में मुख्यतः क्या होता क्या क्या है। औरंगजेब के शासनकाल में जानते हैं अकबर के कब्र को, ठीक ना, औरंगजेब के शासनकाल में ही अकबर के कब्र को जाट लोगों के द्वारा लूट लिया जाता है। और इसी के समय अपना क्या बोलिए कि जाट नेता के द्वारा अपना एक विद्रोह भी होता है, ठीक ना। जिस विद्रोह में, ठीक है, क्या बोले कि जाट नेता का केवल एक विद्रोह भी होता है। और उस विद्रोह में जाट नेता थे गोकुला, ठीक है। उस विद्रोह में बिल्कुल से क्या बोले, उस विद्रोह में नेता थे गोकुला और एक थे राजा राम। तो गोकुला जो यही अपना बोले जाट विद्रोह का अपना एक युद्ध का नाम है तिलपत का युद्ध। वही तिलपत के युद्ध में क्या होते हैं कि गोकुला मारे जाते हैं और राजा राम बढ़ जाते हैं। और भरतपुर राजवंश का स्थापना भी भरतपुर राजवंश का स्थापना राजा राम के भतीजा चूड़ामन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यही एक और ये होता है कि देखिए, एक मिनट, हुमायूं, हाँ, इसी के समय जानते हैं बीजापुर तथा गोलकुंडा को भी, ठीक ना, कहते हैं बीजापुर तथा गोलकुंडा को भी 86 तथा 87 में क्या करता है, 86 86, ठीक ना, क्या बोले हैं 86 तथा 87 में अपने क्या कर लेता है, मर्ज कर लेता है। देखिए गोलकुंडा के पीछे कहानी क्या है, बीजापुर के पहले लीजिए, बीजापुर को 86 बोला ना, बीगो, ठीक है, बीजापुर 86। होता क्या है, एक बंदा था, ये बोलिए जब उधर जब अपना सैन्य अभियान करता है तो बीजापुर गोलकुंडा को बोलिए अपना उसी समय जीत लेना होता, ठीक ना। लेकिन जब दारा सिंह बोलिए अपना जब था उस समय जब जिंदा था दारा सिंह, तो दारा सिंह इसको बोलता है कि नहीं आप जो है इसको छोड़ दो, ठीक है। तो उसके कहने पर छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही बोले शासक बनता है वो बोलिए क्या करता है, अपना इसको लूट लेता है, ठीक है, यानी कि इसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और बात है भैया राजा राम इसकी औरंगजेब का संबंध किससे, इनसे लगाया जाए अपने हीरो से, शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी महाराज हीरो नहीं है हम लोगों के महाराज, बहुत, हाँ एकदम छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े, इस बात पर गर्व होना चाहिए। दशरथ मांझी इस बात पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। जेल नेहरू इस बात पर गर्व होना चाहिए। ये सब हीरो है, ये सब हीरो है, सब लोग हीरो को आप लोग कहीं नहीं पहचान रहे, ठीक है। तो देखिए बातें किसकी हो रही हैं, तो बहुत समझते देखिए, ये तो हम लोग अपने बातें बोलिए दिए। इसके समय जानते हैं जब दक्कन के क्षेत्र में होता है क्या, अपना बोलिए दक्कन के क्षेत्र में अपना क्या बोलिए अपना उस मराठा साम्राज्य अपना बोलिए सिर उठा रहा था। तो उन्हीं लोगों को दबाने के लिए क्या करता है कि सर्वप्रथम क्या करता है भैया कि इसी के समय में अपना एक पुरंदर की संधि भी होती है, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 को होती है, किसके बीच में, जय सिंह तथा शिवाजी के बीच में। और जय सिंह को अपना क्या बोलिए अपना सेनापति बनाकर भेजा रहता है। उसमें थोड़ा सा कहानी लेटेस्ट क्या है, ये जो शिवाजी बोल रहे नहीं, शिवाजी में जय सिंह जानते हैं शिवाजी के बोलिए कुछ हद तक किला को जीत गए थे, ठीक ना। वो बंदा क्या जीत गया था, लेकिन फिर भी वो मतलब जानबूझ के संधि किया, क्यों किया, बोला कि अभी तो हम जीत गए हैं लेकिन बाद में बोलिए हमारा बड़ी खराब रिजल्ट कर देगा। इसी वजह से बंदा बोलिए जीता हुआ किला उसको फिर लास्ट में संधि के तहत ये कर दिया। औरंगजेब ही है, ठीक ना। ये बताइए कि औरंगजेब को राजे की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने राजा की उपाधि किसको दी थी, शिवाजी को, ठीक है। क्या बोले औरंगजेब ने राजा की उपाधि शिवाजी को दी थी। आता था औरंगजेब ही क्या बोलिए कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहकर पुकारता था, ठीक है। 16 मई की तो क्या बोलिए कि पहाड़ी चूहा भी कह करके शिवाजी को औरंगजेब भी पुकारता था। और राजा की उपाधि भी क्या बोलिए कि औरंगजेब नहीं दिया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद करके रखा था, तो आगरा के जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन में कब, 16 मई 1666 को कैद किया था। और बोलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा दिलचस्प कहानियाँ हैं होती हैं क्या कि ये तो सबसे पहले बोले मिलने के लिए बुलाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, ये मिलने के नाम पर इनको कैद कर लेता है। अब डायरेक्ट कैद नहीं कर लेता है, 2 दिन बाद जाइए, 4 दिन बाद 5 दिन, इसी तरह तब शिवाजी को मालूम चल जाता है भैया तुमको कैद कर लिया। जब बोलता है कैद कर लिया तो एक घटना होता है। घटना क्या होता है कि उस दिन शायद कोई फेस्टिवल हुआ करता था, हाँ अरे हाँ 16 अगस्त को फेस्टिवल था। तो उसी दिन ये क्या करते हैं, तो एक मिठाई का जो मतलब क्या उसको टोकरी बोलेंगे ना, मिठाई की टोकरी में चली गया और उसी में जा करके जब लेकर के गया लोग तो उसमें से बंदा निकल कर भाग गए। इस तरह से बोलिए भागे थे वो। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये होता है कि ये बताइए कि औरंगजेब ने शिवाजी को औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए अथवा मारने के लिए किसको भेजा था,
अफजल खां जो है बीजापुर के शासक के उसका बोलिए सेनापति था, तो आप लोग उसका सेनापति औरंगजेब का सेनापति किसे बना दिए जी? औरंगजेब जो है अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है, ठीक है, क्या बोले, औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। बहुत बेहतरीन। अब ये भी अपना बात हो गई। देखिए इसका जो उद्देश्य था, अगर जब बात करते हैं धर्म में, किसकी, औरंगजेब की, औरंगजेब का मुख्यतः अगर बात किया जाए धर्म के लिए था कि अपना क्या बोलिए कि सबसे ज़्यादा काची काफिरों के देश को काची अपना खत्म करना चाहता था, ठीक है, तथा उसे दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, ठीक है, क्या बोले, उसे दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। यही इसका मुख्य वजह था। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, नहीं ये क्वेश्चन सीधा आप लोग क्वेश्चन ले लिए, यही अपना क्या बोलिए कि पहला ये बोलिए अपना थोड़ा रूढ़िवादी टाइप का शासक था, ठीक है, ये क्या बोले रूढ़िवादी टाइप का शासक था, और इसे रूढ़िवादी टाइप का शासक था। और औरंगजेब अपना जानते हैं जिसने आलमगीर की उपाधि लिया था, ठीक है, क्या बोले औरंगजेब आलमगीर की उपाधि लिया था, और इसको अपना क्या बोले जिंदा पीर अथवा शाही दरवेश के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या बोले औरंगजेब को जिंदा पीर अथवा शाही दरवेश के भी नाम से जाता है। क्यों जाना जाता है? ये देखिए बंदा बोलिए जो अपना रूल जो लगाता था ना, तो पहले तो दूसरे लोगों से अपेक्षा करता ही था, करेगा, लेकिन बोले खुद ब खुद अपेक्षा करता था, क्या बोले, लेकिन खुद ब खुद बोले अपना कैसे अपेक्षा करता था। ये किया क्या था कि बोलिए जितना भी मतलब 22 लोग थी, 22 लोग मतलब बेस्या, ठीक ना, जितना भी बेस्या लोग थी उस सबको बोला कि या तो तुम लोग भैया ये छोड़ दो, ठीक ना, क्या बोले हैं, या तो तुम लोग एरिया छोड़ दो और नहीं तो फिर शादी कर लो, एरिया छोड़ दो और शादी कर लो, दोनों बोला था। और जहाँ पर उसके बावजूद बोलिए अगर थोड़ा बहुत बच गया था, वहाँ पर जो अपना कैसे अलग से वैश्यालय बैसाया गया जिसका नाम क्या रखा भैया, शैतानपुरी, ठीक है, क्या नाम रहा, शैतानपुरी। तो क्वेश्चन एक यही है कि कौन नहीं भी अपना किया है, तो ये भी किया है, हाँ, तो ठीक है, ये भी अपना किया, उसमें क्या है, ये भी एकदम किया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन उसमें अपना यही आ जाएगा कि भैया हाँ क्वेश्चन मुगल काल का शैतानपुरी क्या था, तो क्या था, बाई जी का कोठा था, ठीक है, शैतानपुरी क्या था मुगल काल का, बाई जी का कोठा था। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, टू द पॉइंट वाली, यहीं से हम लोग क्वेश्चन की बात किसकी करते हैं, तो ये भी अपना बोलिए दिएगा। और जिंदा पीर और शाही दरवेश क्यों कहते बोल दिए, ये जानते हैं अपने टाइम में क्या बोले सिक्कों पर कलमा खुदवाना, ठीक है, क्या बोले हैं अपने टाइम में, अपने टाइम है रोक दिए हैं बहुत, क्या बोले हैं कि अपने टाइम में क्या करते भैया, देखिए सिक्कों पर कलमा खुदवाना, ठीक है, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, संगीत पर बैंड, ठीक ना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, संगीत पर बैंड, झरोखा दर्शन पर, ठीक है, नवरोज प्रथा पर, ठीक ना, क्या बोले नवरोज प्रथा पर, तुलादान पर और भांग की खेती पर, इन सभी पर क्या कर देता है, बैन कर देता है। और ये सभी किसके समय शुरू की गई थी, अकबर के समय। बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी यह रहता है कि तुलादान प्रथा का मतलब क्या होता है कि राजा को, राजा के भार के सोना चांदी से अपना तोलना, ठीक है, उसको तुलादान बोलते थे। हाँ बिल्कुल एकदम जन्मदिन पर। अब एक और बात क्या होती है, एक और बात ये होती है कि जानते हैं इसने सोमनाथ मंदिर, फिर से सुनिए, सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर था, केशव राय मंदिर का क्या किया था, तुड़वा दिया था, ठीक है, क्या बोले हैं सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया था। तो क्वेश्चन बताइए कि केशव राय मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशव राय मंदिर का निर्माण जहांगीर के समय में निर्मित किया गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट ये हिट करता है कि जो केशव राय मंदिर का निर्माण किया गया, सॉरी जिस केशव राय मंदिर, ठीक ना, जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था, वो किसके काल की निर्मित मंदिर थी, ठीक है, तो किसके, जहांगीर की। बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, इसको बोलिए अपना क्या चीज तुड़वा ही देता है, और इस बंदे क्या बोलिए 1707 में मृत्यु हो जाती है। क्या बोले हैं, इस बंदे को 1707 में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु जानते हैं औरंगाबाद में होती है, हाँ, खुलदाबाद, खुलदाबाद क्या औरंगाबाद में है, ये बताइए। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया। कि इसकी मृत्यु की जब बात हुई तो कहाँ बोले इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद कहाँ, अपना वाला औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, ठीक है, कौन, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। अब देखिए टू द पॉइंट वाली और देखिए इसमें जब बात क्या करते हैं, ये जानते हैं इसकी एक जो जहांरा बेगम थी, ठीक ना, जहांरा बेगम थी ना जी, जहांरा बेगम को इसने कहा जी साहिबाजात उस जमाने की उपाधि दिया था, ठीक ना। क्वेश्चन ये पूछता है कि साहिबात उस जमाने की उपाधि औरंगजेब ने किसको दिया था, तो जहांरा बेगम को दिया था।
एक और क्वेश्चन आता है कि जानते हैं औरंगजेब के ही समय में, ठीक है, औरंगजेब के ही समय क्या बोले हैं, हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, तथा औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू सेनापतियों की भी संख्या अधिक थी। तो इनके जानते जो सेनापति थे उसमें सबसे अधिक कौन थे, मराठा लोग ही थे, ठीक ना, क्या बोले हैं, जो सेनापति थे उसमें सबसे अधिक लोग कौन थे, मराठा लोग ही थे। बहुत बेहतरीन। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहीं से क्या निकल के आता है, एक और क्वेश्चन अपना जस्ट ये देखा माइंड से निकल गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और क्या बोले, पुनः जजिया कर कौन लगाता है, औरंगजेब ही लगाता है, ठीक है। पुनः जजिया कर शायद कब लगाता है, 1579 में, 1679, ठीक है, क्या बोले 1679 में पुनः जजिया कर लगाता है। और इसके चिकित्सक का नाम अपना क्या था जी, बहुत फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी बर्नियर इसके चिकित्सा का नाम था, ठीक है। अब इस प्रकार से औरंगजेब को हम लोग क्या करते हैं, टू द पॉइंट, समाप्त। अब आते हैं जानते हैं क्या चीज़, मुगल कालीन व्यवस्था में, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं, मुगल कालीन व्यवस्था में। तो देखिए जब हम लोग मुगल कालीन व्यवस्था में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बताइए कि मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, विजारत। और यही जब क्या कहते, बहुत सुंदर, अरे बहुत सुंदर है। देखिए मुगल काल में मंत्रिपरिषद क्या कहते थे, विजारत, ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या कहते थे, वजीर। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था, वकील। वकील पर बहुत वकील, वकील को देखिए जो पोस्ट था, इसको 3 भागों में कौन बैठता है, अकबर। कौन कौन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दीवान, ठीक है। क्या बोले हैं कि देखिए जो वकील पोस्ट था उसको अकबर 3 पार्ट में बांटता है। कौन बढ़िया, तो एक तो पहले अपना क्या करता है, दीवान कर देता है, एक अपना सद्र उद सद्र कर देता है, और एक अपना क्या कर देता है जी, मीरबख्शी कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन अब ये है, अब चले इसके बारे में बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन जस्ट अब नहीं आता है, ये बताइए कि मुगल काल में, ठीक ना, क्या बोले, मुगल काल में भूमि को कितने पार्ट में बांटा गया था, बहुत सुंदर। देखिए क्वेश्चन जो है, नहीं सुनिए, मुगल काल में भूमि को अपना क्या बोलिए कि इसका देखिए हमारा क्वेश्चन ही उल्टा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये पूछना था कि टोडरमल के, हाँ टोडरमल से, एक मिनट नहीं, ठीक है, मुगल काल में भूमि को 7 भागों में, क्या बोले, मुगल काल में भूमि को कितने पार्ट में, 7 भागों में, पोलज प्रति चाचर बंजर, क्या बोले हैं, पोलज प्रति चाचर बंजर। और उसके अलावा ये अपना कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मदद ए मास हो जाएगा, अथवा सरगील हो जाएगा, अथवा मिल्क हो जाएगा। एक अपने ये हो गया, फिर अपने का खालसा भूमि, और एक अपना जागीर भूमि, ठीक है। टोटल कितने भूमियाँ थी, 7 भूमियाँ थी। तो अब देखिए बात क्या कर रहे हैं, देखिए सद्र उधर सद्र, देखिए क्यों यहाँ पर डायरेक्ट आए हैं। पहले ये जानते भैया जागीर भूमि कैसी भूमि को, जागीर भूमि कैसे भूमि को कहते थे, बताइए, आलोक रंजन पढ़े ना, आएगा जस्ट आपका ही बारी आ रहा है, बोलिए, हाँ बोलिए, बहुत सुंदर। आप बताइए खालसा भूमि कैसी भूमि थी, खालसा भूमि भी और वो भी, बहुत सुंदर। आप बताइए, ओ अजित भैया, बहुत सुंदर। आप बताइए राजू जी, जी आप बताइए प्रसाद जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वेतन के बदले जीवन क्या कहते थे, खालसा भूमि कहते थे। अरे यार जागीर भूमि जो है अपना कहा राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था, ठीक है। खालसा भूमि जो अपना किसके अंडर में रहता था, राजा के अंडर में। और जागीर भूमि किसको बोलते थे, वेतन के बदले। और यही जब कहा जाएगा कि मिल्क किसको कहते थे, मिल्क बोलिए विद्वानों को दी जाने भूमि जो कि क्या होता था, टैक्स फ्री होता था। तो अब देखिए जो मिल्क भूमि का अगर देखिए इसको जानते हैं, मदद ए मास भी कहते हैं, मिल्क भी कहते हैं, और सरगयुल भी कहते हैं। तो इस भूमि का अगर जब बात किया जाए कौन देख रेख करता था, तो वही बोलिए सद्र उद सद्र करता था, ठीक है। अब आते का जी पोलज प्रति चाचर बंजर। देखिए पोलज प्रति जब बात करते हैं, पोलज जानते हैं, पोलज अपना क्या बोलिए कि जिस पर प्रत्येक साल अपना खेती किया जाता था, ठीक है, पोलज पर, ठीक है। प्रति अपना किस जिस पर 1 या 2 बार किया जाता था। और चाचर किस पर भैया, अपना के लिए 4 साल पर, लगभग 4 साल पर, 4 साल पर, अरे तो हाँ भाई, तो क्या गलत है, क्या बोले हम, तो हम क्या बोले हैं,
पोलज बोले प्रत्येक साल पे किया जाता था, ठीक है। प्रत्येक साल हाँ सुना सुना सुना, अरे हाँ जी सुना बता रहे हैं। पोला जो है प्रत्येक साल में होता था, उसमें 2 फसल, ठीक है। अब प्रति जो है उसको अपना 1 या 2 साल पर, ठीक है। पोलज प्रति चाचर वाली अपना 3 या 4 साल पर, ठीक है। अब बंजर पर तखर वाली अपना खेती नहीं होता था। तो अब जस्ट एक बात बताइए कि दीवान के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा था? असद खान। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया दिन बंधु जी, बहुत बढ़िया। 31 बरस, 31 बरस। हाँ औरंगजेब के समय क्या बोले हैं कि दीवान के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा था? तो असद खान था, जो कि अपना कितने सारे टाइम तक, लगभग 31 वर्ष तक था। और देखिए एक और क्वेश्चन यहीं से अपनाई आ जाती है। हाँ तो एक जस्ट क्वेश्चन है, मीर बख्शी। मीर बख्शी का क्या काम था जी? और सरखत नाम के पत्र पर अरे तो वो तो सैन्य प्रधान हो ही गया जी। और नहीं, अरे भाई वो तो हम समझिए गए। सुनो रुकिए बता रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुनिए मीर बख्शी जो अपना क्या था, ये बोलिए अपना सैन्य अधिकारी था, जो सैनिकों को सरकार पर सिग्नेचर करने के बाद उसको क्या मिलता था? उन लोगों को पेमेंट मिलता था। इसके अलावा ये जानते हैं राजस्व का भी काम करता था, ठीक ना। इसके अलावा क्या बोले हैं, राजस्व का भी कार्य करता था। बहुत बढ़िया। देखिए अब और क्या बात करते हैं, मुगल काल में प्रांत को क्या बोलते थे? सूबा। बहुत बढ़िया, सूबा। मुगल काल में प्रांत को सूबा बोला जाता था, जबकि जिला को सरकार बोला जाता था, ठीक है। और करोड़ी महल का स्थापना किसने किया था? अकबर ने। और उसे क्या करना होता था? 1 करोड़ क्या? 1 करोड़ क्या? 1 करोड़ दाम, ठीक है। उसे क्या चाहिए? 1 करोड़ दाम वसूल के देना होता था। बिल्कुल, क्या दाम? दाम दाम, अरे दाम यार, जो तंबुआ का बना होता था, तो 40 ग्राम का। ग्राम का नहीं, बोलिए क्या? बोलिए उसका हमें भी नहीं ध्यान पा रहा है, नहीं ध्यान पा रहा है। तो ठीक है, क्या बोले हैं कि जिला को अपना क्या बोला जाता था? बोल दिए हैं। और क्या बोले हैं कि प्रांत को क्या बोलिए दिए? और करोड़ी महल का क्या अपना किया गया था? बोलिए दिए। बहुत सुंदर। और देखिए टू द पॉइंट आती वाली बात ही आती है, जब्ती प्रणाली तो अपना कौन किया था? अकबर किया था। तो बताइए जब्ती प्रणाली कैसे भूमि पर लागू होती थी? क्या बोला है कि जब्ती प्रणाली कैसे भूमि पर लागू होती थी? हाँ बोले जब्ती प्रणाली कैसे भूमि पर लागू होते थे जी? हाँ क्वेश्चन आप लोग फटाक से बताइए। अरे भैया लगान पर तो अपना किया ही जाएगा। जब्ती प्रणाली जानते हैं, खालसा भूमि पर दिखाया जाता था, ठीक है। जब्ती प्रणाली किस पर? खालसा भूमि पर। और यहीं से अपना जस्ट एक और क्वेश्चन क्या आता है कि 10 साल बंदोबस्त या टोडरमल, ठीक है। 10 साल बंदोबस्त या टोडरमल, तो इसको अपना कौन बना था? जानिए कि जानते ही हैं। और ये भी अपना किसे था? भूमि के बोलिए लगान से ही था, ठीक है। और देखिए मुगल काल का अगर जब बात करते हैं, सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? इलाही सबसे प्रचलित सिक्का था, ठीक है। और सबसे बड़ा सिक्का संसद था, जो कि सोना का बना हुआ था। ऐसे इलाही भी जो अपना कैसे सोना का ही बना था। तो एक बात बताइए कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या सिक्का कहते थे? हाथ सिक्के। और बहुत हाथ सिक्के या फिर पंचमार्क के भी नाम से जाता था, ठीक है। उसमें भी कहा था, उसमें भी कहा है, इसे कहते थे, ठीक है। और बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट ये बताइए कि पंचमार्क सिक्के किससे बनाते थे? चांदी के, ठीक है। क्या बोले हैं? बहुत क्या बोले हैं कि हाथ तो पंचमार्क सिक्के किसके बनाते थे? तो चांदी के, अकॉर्डिंग टू साक्ष्य, ठीक है। बहुत बढ़िया। और देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पर अपना यह आता है कि बताइए खुदकश कौन था मुगल काल में? जो जानते हैं, हाँ बताइए। मतलब जो किसान से भूमि लेकर नहीं, जो खुद की भूमि लेकर, ठीक है सुनिए, ठीक है। देखिए बता रहे, याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? खुद कष्ट, पाई कष्ट तथा मुजारिया, 3 चीज़ है। खुद कष्ट क्या? खुद हो गया, ठीक ना। यानी कि वैसे किसान जिनका बोलिए खुद का भूमि होता था और उसी गांव में खेती करते थे, ठीक है। पाई कष्ट ये बोलिए वैसे किसान थे जो दूसरों से, ठीक है, क्या बोले हैं, जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे और दूसरे से जमीन लेते थे, ठीक है। अब मुजारियन भैया क्या करते थे? जो खुद का किसान रहते थे, वो लोग से भूमि लेकर यही गाँव में करते थे। क्या चीज़? जो खुद का किसान, जो अपनी जिस किसान की अपनी भूमि होती थी, हाँ उससे भूमि लेकर, मतलब एक ही पर क्या बट्टा पर भूमि लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि मुजारियन अपना कौन थे? हो गया। किसानों बदला देता हूँ, चल जाता हूँ ना। ना ठीक कह रहे क्या? तो किसानों चल जाता हूँ। अरे वो विजयनगर साम्राज्य
अरे ना, अरे नहीं नहीं रुका, ये देख रहा है, बात सही कह रहा है मुजारियन, हमरा भी वही लग रहा है। खुदी के बात कर दो जौन खेत साथ अरे वो ठीक है, तो देख लें दो। सुनिए, खुद का कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि खुद का से ही लेते थे, ठीक है, किसी से भी अपना खुद का कृषकों से, ठीक है। मुजारियन किसे खुद का कृषकों से भूमि लेकर के क्या करते थे, खेती करते थे। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट अपना क्या चीज खुद का हो गया, अपना ये भी होइएगा जी। अब जस्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, मौर्य साम्राज्य की। इसमें और क्या, ना वो तो ठीक है, सद बोले नहीं है, अपने इसका क्या बोले, जमीन का अपना देखभाल करता था। रुके थोड़ा सा बुखा में देख लें दीजिए, नहीं तो यहाँ इसमें बोले क्वेश्चन देखते हैं, कुछ छूट नहीं ना गया है। अरे हाँ जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो एक बात बताइए, दरोगा या डाक चौकी मुगल काल में क्या था? बहुत सुंदर, ये जो है गुप्तचर विभाग था, ठीक है। क्या बोले हैं, दरोगा या डाक चौकी क्या था? गुप्तचर विभाग था। तो जस्ट यहीं से आप लोग ये बताइए कि हरकारे मुगल काल में कौन थे? हरकारे जासूस थे, ठीक है। हरकारे कहते हैं जासूस थे। और यही अगर कहा जाएगा कि मुगल काल में मुहासिब कौन थे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुहासिब जो अपने कहा लोक आचरण अधिकारी थे, ठीक ना। क्या बोले हैं, मुहासिब क्या थे? लोक आचरण अधिकारी थे। बहुत बढ़िया। अगला जस्ट आप क्वेश्चन बताइए, आपका स्क्रीन बहुत सुंदर। हाँ तो बताइए, मुगल काल अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का चांदी का ना जी, अर्थव्यवस्था का आधार बोले हैं, वो तो कृषि तो है ही। चांदी वो है, कंफर्म रहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए नहीं दिया है, रुपया में बोला है, फसल में बोलता तो ही जाता। हाँ, तो नहीं ठीक हो, तो आपका ही वही बात सही है, एकदम आप भी सही है। हाँ तो अगला जैसे देखिए, बात किसकी करते हैं, तो जानते हैं एक और क्वेश्चन ये आता है कि 2 अस्पता था, सीएसपा के पद पर जहांगीर ने किसको गति बढ़ाया था? माहौत का को। अगला इस बताइए, हो आमिल कौन था जी मुगल काल में? आमिल, हाँ आमिल, यार बहुत सुंदर। आमिल जानते कौन था? आमिल जो अपने कहा जो वर्तमान में डीएम है ना, ये बोलिए वर्तमान उस टाइम में डीएम वाला काम करता था आमिल। इसका नहीं, डीएम न्यायाधीश का काम करता है तब। हाँ बहुत सुंदर। आमिल का सुन लीजिए, आमिल का इन्हें नाम क्या, अमल गुजार भी है। और ये अमीर नहीं, आमिल ला, ठीक है, आमिल, ठीक ना। क्या बोले हैं, आमिल क्या बोले हैं कि ये बोले अपना क्या चीज जिला का प्रमुख होता था, जो अपना क्या चीज राजस्व लेता था, ठीक है। तो जस्ट अगला आमिल आप लोग बोल दिए। तो दीवान कौन था? दीवान जो था वो ए विधायक, दीवान कौन था मुगल काल में? एक मिनट, क्या एक मिनट रुके, क्या वो बोला? हाँ बहुत बढ़िया। अरे दीवान साहब नहीं सुनते हैं यार। हाँ तब वही तो है, वही ना है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए हटाइए, अगला स्टेप आप लोग बता दीजिए। और ये तो अपना बोलिए, सूबेदार कौन था जी, बता दीजिए। सूबे का अधिकारी होता था, प्रांत का होता था, ठीक है, बहुत सुनिए। सूबे का, सूबा मतलब किसको बोलते थे? प्रांत को। और सूबे से क्या बन गया? सूबेदार बन गया। यानी प्रांत का क्या अधिकारी हुआ करता था, जिसका मुख्यतः कार्य क्या था? प्रांत में शांति स्थापित करें, बोलिए उसको देख रेख करना। बहुत बढ़िया। तो हम लोग औरंगजेब के समय सबसे अधिक प्रांतों की संख्या औरंगजेब के समय थी। तो पढ़ना क्या साइंस, जब साइंस के अच्छा पहले हिस्ट्री में सुनिए। कल आप लोग का चैप्टर क्या रहेगा? कल आप लोग का चैप्टर रहेगा पूरा मराठा साम्राज्य, ठीक है। कल क्या रहेगा? मराठा साम्राज्य। बहुत बढ़िया। कौन? ओह तो इसी में दे दिया है, तो मराठा के बाद में दिया है ना? अरे ना ही, चलिए पहले मराठा कर लीजिए, उसके बाद में कर लीजिएगा बढ़िया से, क्या दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया। तब देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। हाँ तो देखिए आप लोग क्या बोले हैं, हिस्ट्री में कल क्या पढ़ के आना है? मराठा साम्राज्य। बहुत बढ़िया। अब हम लोग जानते हैं बात करें क्या चीज़, लुसेंट साइंस की। और लुसेंट साइंस में क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 3 में गैसों का आचरण, ठीक है। देखिए गैसों के आचरण में कुछ नहीं करना है, बस बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, बस यही 3 चीज़ देख लेना, ठीक ना। तो आप बताइए प्रसाद जी, बॉयल्स का नियम क्या कहता है? हाँ वायल्स का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर, ठीक ना,
स्थिर ताप पर मतलब गैसों द्वारा लगाया गया दाब उसके मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बहुत आप बोलिए, आप किस आप बोलिए। निश्चित ताप पर गैसों द्वारा लगाए गए आयतन की व्युत्क्रमानुपाती। बहुत बढ़िया, क्या चीज किसके व्युत्क्रमानुपाती? उसके आयतन के, ठीक है। बॉयस के नियम, यानी कि बॉयस के नियम भैया किसे कहते हैं? स्थिरता पर, ठीक है। फिर सुनिए, स्थिरता पर गैसों के द्वारा, ठीक है, क्या बोले हैं? स्थिरता पर गैसों, एक स्थिरता पर, ठीक ना, क्या बोले हैं? गैसों, स्थिरता पर गैसों का आयतन, ठीक है, बिल्कुल, क्या बोले? स्थिरता पर गैसों का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और यही जब क्या कहता है कि चार्ल्स का नियम, तो क्या स्थिरता पर, ठीक ना, क्या बोले? स्थिरता पर गैसों का नियम, सॉरी, गैसों का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी चार्ल्स का नियम हो गया और बॉयस का नियम हो गया और चार्ल्स का नियम हो गया। अब बात की एवोगाड्रो के नियम। एवोगाड्रो का नियम भैया किससे है? तो ये दोनों से, यानी कि कैसे है? ताप और दाब दोनों से। अगला जस्ट बात क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बस उनका जरूरत नहीं देता है। अब देखिए जस्ट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं जानते हैं? गैसों के विसरण का नियम, ठीक ना। तो गैसों का विसरण का नियम कौन दिया जी? ग्राम दिया है। और यही तब भी अगला जस्ट क्वेश्चन एक यह आता है कि ये बताइए कि हाइड्रोजन का विसरण ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कितना गुना है? 4 गुना। बहुत बेहतरीन, कितना गुना है? 4 गुना। बहुत बढ़िया। ओह, तो हम लोग कहाँ थे, अब कहाँ पहुँच गए? हम लोग सलैन में जा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, ठीक बात, सलैन में जा रहे हैं नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। है क्या तत्व है? आज एक मिनट रुके, नहीं रुके रुके रुके, बता रहे हैं क्या बोला है कि कोयला तत्व है कि धातु है? ये तत्व भी है, धातु भी है। तत्व भी है, धातु नहीं, धातु ना होगा। एक मिनट, ना ना ठीक है, अरे गलती हुई, तत्व है और अधातु, गलती बोलिए, हम सही कर रहे हैं। कोयला जो है तत्व है और अधातु दोनों है, तो ना धातु ना बोले हैं, यही ना गलती बोले हैं, अधातु है ना कि वो धातु है। अरे क्या उसमें सबसे पहले तो भाई उसमें क्या चीज इलेक्ट्रिसिटी पासे नहीं करेगा, अब पोड़ने को क्या टूट जाएगा। हाँ कठोर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अब देखिए जस्ट बात किसकी हो रही थी? हाँ ये हो गया। तो एक और क्वेश्चन बताइए, बहुत क्या बोले हैं कि गैसों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैस की ऊर्जा जो है मोल पर या फिर तापमान पर नहीं डिपेंड करता है जी। बहुत बढ़िया। तो 3 नंबर चैप्टर हो गया। अब 4 नंबर चैप्टर की बात करते हैं। 4 नंबर जब चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या पढ़ना भैया? आवर्त सारणी पढ़ना है ना। आवर्त सारणी की देखिए जब बातें होती हैं तो आवर्त सारणी का हाल चर्चा में है। देखिए दुनिया में क्या था कि बोलिए सबसे प्रारंभ टाइम में क्या हुआ करता था कि बहुत सारे वस्तुएं थी, यानी कि बोलिए बहुत सारे धातु अपने इसे फलाना ढेकाना ढिमका जितना था बहुत सारा था। इसको कोई भी अपना एक बोलिए क्लासिफिकेशन नहीं किया था। तो जैसे जैसे बोलिए अपना क्या चीज लोगों को लगा, ये लोग अपना क्या चीज क्लासिफिकेशन करते गए और इसी से किसका निर्माण हुआ? आवर्त सारणी का। ठीक है, इसी से किसका निर्माण हुआ? लाइट मोबाइल जल लीजिए। इसी से किसका निर्माण हुआ? आवर्त सारणी का। तो देखिए तो आवर्त सारणी के जानते हैं निर्माण में बोलिए विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न प्रकार के लोग अपना मेहनत करते गए। जो लोग बात करते हैं आवर्त सारणी की, तो देखिए आवर्त सारणी का चर्चा में किस लिए है? तो आवर्त सारणी में देखिए भैया आवर्त सारणी को सर्वप्रथम कौन बनाते हैं? मेंडली। आवर्त सारणी को सर्वप्रथम मेंडली बनाए थे, जो कि अपना किस पर? द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। इनमें टोटल वर्गों की संख्या 9 थी तथा आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब होता क्या है कि इनका जानते हैं जो, अच्छा ये बताइए कि मेंडली के द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व थे? 63। बहुत सुंदर। मेंडली के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में टोटल कितने थे? 63 हो। लेकिन मेंडली में एक बोलिए दूरदर्शी की बात ये थी कि वो बोलिए अपना काची कुछ अपना तत्वों के लिए स्थान रिक्त कर दिए थे। ठीक ना, क्या बोले? कुछ तत्वों के लिए अपना स्थान क्या कर दिए थे? रिक्त कर दिए थे। अब लेकिन देखिए बात क्या होता है, इनमें थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाता है भैया। दिक्कत क्या आ जाता है? दिक्कत ये आ जाता है कि जब आप द्रव्यमान संख्या पर रखते हैं, ठीक ना, तो क्या बोलिए कि सबसे पहले आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 53 है। और 52 पर कौन है? टेलुरियम है। टेलुरियम है ना, रुके तो VT। 21-22 पर फिर कौन है जी? ST। 21 पर स्कैंडियम S नहीं 21 पर स्कैंडियम है ST। 22 पर कोई T से है बता रहे, 22 पे है तो टेलुरियम नहीं, तो फिर इधर जो भी देखिए एग्जैक्टली हम उसका नाम नहीं बता रहे, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए हम उसका एग्जैक्ट नाम है। देखिए क्या हुआ था कि ये अपना किस पर रखे थे? द्रव्यमान संख्या पर रखे थे ना। तो जब द्रव्यमान संख्या पर आप रखें और आयोडीन का जब द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है अपना किसके पहले वाले से,
जो 52 नंबर पर है, तो आपको तो यानी कि उसके पहले, हाँ यानी कि उसके पहले, हाँ ठीक है, हाँ कीजिए, बहुत कीजिए यार। हाँ तो ये क्या बोले हैं कि यानी कि उसको तो आपको पहले रखना चाहिए था, लेकिन द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होने के बावजूद आप क्या किए हैं कि आयोडीन को बाद में रख दिए, इनका अपना एक दोष हो गया। और जब आप द्रव्यमान संख्या से हिसाब से रख रहे हैं तो भैया हाइड्रोजन का बोलिए अपने का दोहरा व्यवहार के कारण उसको अपना दोनों जगह रख दिए हैं। दोनों जगह मतलब कहाँ कहाँ, बहुत सुंदर। आप क्या बोलिए पहला में भी रख दे रहे हैं और 17 में रख दे, ये अपना हो गया। दूसरा ये किए थे कि समस्थानी के लिए कोई जगह ही नहीं दिए थे। दूसरा तीसरा बात क्या हो गया कि समस्थानी के लिए कोई अपना जगह ही नहीं थे। तो ये सब क्या थे, इनमें खामियां थी, ठीक है। अब बात क्या थे, एक जानते हैं 1817 में एक व्यक्ति देते हैं त्रिक नियम, ठीक ना। त्रिक नियम को कौन देते हैं, डोब्रेनर, ठीक है। क्या बोले हैं, त्रिक नियम को कौन देते हैं, डोब्रेनर देते हैं। और त्रिक नियम में भैया ये क्या करते हैं कि वहाँ पहुँच कर अपना त्रिक नियम देते हैं। तो इनका भी बोले उतना सक्सेस नहीं हुआ। ये अपना काची बोले मेनली 3 तत्वों को लेकर के अपना काची उसका क्लासिफिकेशन किए थे, बहुत बढ़िया। अब बात किसकी हो रही है, भैया आते हैं अष्टक जी। अष्टक देते हैं कब, 1866 में ना हो, 1866 में। क्या बोला है कि अष्टक जी क्या, अष्टक नियम को कौन देता है, न्यूलैंड, 1866 में, ठीक है। 1866 में न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया जाता है। लेकिन वो अष्टक नियम में समस्या क्या था बस, लेकिन वो अष्टक नियम क्या था, समस्या पहले बाद में बात करें। अष्टक नियम में जानते हैं इसमें टोटल अपना 56 तत्व था, ठीक है। और 56वां तत्व कौन था, थोरियम था। और इनका रूल लागू होता कहाँ, कैल्शियम तक ही। लेकिन इनमें दिक्कत ये था कि तो बोलिए सबसे बड़का हीरो निकल गया। ये कहा कि ना अब जब 56 खोज नहीं तो 56 से तो भैया तत्व बढ़ ही नहीं सकता है, ना घट सकता है, इनका कहना ये था। तो जब बाद में वही जब खोज हुआ तो मालूम चला झमाला इनमें भी, और बोली इनमें बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत बढ़िया। और फाइनली देखिए एक बंदा जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट। अब ये बंदा क्या होते हैं, मोसले आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आधुनिक आवर्त देते हैं। आधुनिक आवर्त में देखिए कमाल की बात क्या है कि ये सबको देखते हैं कि तो सब बोला इसी से फेल हो जाता है, सब इस तरह से भाई फेल हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इससे पास हो जाए। तो ये बोला कि अरे इसको कुछ नहीं। ये तीनों लोग किस पर दिया था, द्रव्यमान संख्या पर दिया था। तीनों किस पर दिया था, द्रव्यमान संख्या पर। ये बोला कि हम बस कुछ नहीं केवल परमाणु संख्या पर इसको कर दें। किस पर कर दें, परमाणु संख्या पर। और यही बंदे का काम हुआ क्या, सक्सेस हो गया, ठीक है। इसी बंदे का काम हो गया सक्सेस। तो देखिए मोसले जी क्या करते हैं, इसी तरह से क्या परमाणु संख्या अपना कर देते हैं और भैया क्या कर देते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जब बात करते हैं टोटल भैया औरतों की संख्या 7 है, ठीक है। टोटल वर्गों की संख्या 9 है तथा उपवर्ग सहित इसकी टोटल संख्या कितनी है, 18 है। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। क्या बोले हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। एक क्वेश्चन देखिए टू द पॉइंट वाली बातें और क्या हो जाती हैं, तो एक क्वेश्चन अपने ही सही हो जाती है कि देखिए प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य क्या है, एक क्षार धातु है और अंतिम क्या है, निष्क्रिय गैस है। लेकिन 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 पहला में क्या कर दिया, हाइड्रोजन रख दिया गया, ठीक है। ये अपना इसका एक अपवाद है, क्या ये इसका एक अपवाद है। अब चलिए तो भैया क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। अब देखिए जब आवर्त सारणी जब ऊपर से जब नीचे आते हैं, कहाँ से, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। विद्युत धनात्मकता, कोषों की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। हाँ कोषों की संख्या घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगा। अब देखिए जो ऊपर से आती बताइए क्या बोले, हाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। और इलेक्ट्रॉन का आयन क्या होगा, घटेगा। केवल वही 3 चीज बढ़ेगा और बाकी सब क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो चलिए आप बताइए सोना का परमाणु क्रमांक बोलिए फटाक से। हाँ तो हमसे पूछ रहे कि बता रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर। बताइए चांदी का बताइए। अच्छा सोनों का भी 79 है, चांदी का भी 79 हो, चांदी का 47 ना। तो आप बताइए कोबाल्ट का दीनानाथ जी, बहुत सुंदर। तो ये बताइए कोबाल्ट का जब होती तो एफी का कितना होता है हो, सॉरी कॉपर का कितना होता है, गलती बोला था कॉपर का बोल दिया। हाँ कोबाल्ट का होता है 27 और 28 पे कौन है, निकेल। बहुत सुंदर बेहतरीन। तो आप बताइए प्रसाद जी क्या चीज़, आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का बहुत, आयोडीन का 53। तो आप बताइए दीपक जी पारा का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 31 है ना। बहुत अरे पारा नहीं ना, पारा 80 गलती बोल दी है। पारा जो भैया 80 है बोलना था गैलियम, ठीक है। माइंड में होता है जल्दी जल्दी बोले माइंड में, ठीक है। पारा कितना है, 80 है। और गैलियम कितना है, 31 है। बहुत सुंदर, पूछना था गैलियम। तो एक बात बताइए कि
आवर्त सारणी में, ठीक ना, क्या बोले हैं आवर्त सारणी के किस ग्रुप को भैया क्या, हाँ आवर्त सारणी के किस ग्रुप को क्वाइन ग्रुप बोला जाता है? हाँ सिक्का वाला, हाँ जी, हाँ नहीं सुनिए जानते हैं 15 या 5 का है, ठीक ना, हाँ 15 या 5 का है। अब देखिए एग्जैक्टली उसको देख लें। हाँ हाँ समूह समूह, हाँ तो कौन सा समूह बताइए? नहीं नहीं, वन का बी महाराज कहाँ है? एक मिनट, एक दो, कहाँ है आप, दिमाग ठीक है ना? एक ठीक है, सही जा रहा है जी, ठीक है एकदम बिल्कुल, हाँ वन का बी है। 15 हम देख रहे हैं इधर घूम रहा है, बिल्कुल सिक्का मेटल अपना क्या है, वन का बी है। चलिए बहुत सुंदर। तो अगला एसटी बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक ना, बहुत से क्या बोले हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना है? 74। बहुत टंगस्टन का कितना है? 74 है। तो यहीं से जस्ट अगला जस्ट क्वेश्चन क्या आ जाती है, अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए स्क्वेंडियम कितना है? स्क्वेंडियम 21 है। देखिए 22 पर टाइटेनियम है, ठीक है टाइटेनियम है, हाँ 23 पर वेनेडियम है। अब देखिए याद आ गया, यानी कि वहाँ जो हम बोले हैं किसको आयोडीन बोले ना, आयोडीन से पहले अपना किसको टेलुरियम को ही रखा गया, ठीक है, यानी कि 52 पर कौन है? टेलुरियम ही है। बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग क्या करते हैं यहीं पर टू द पॉइंट समाप्त। और देखिए बात इसमें जानते थोड़ा सा देख लिया जाए, एक क्वेश्चन आता है जानते हैं क्या चीज़, एक क्वेश्चन अपना क्या आता है वो, एक आता है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? तो भैया वही अपना क्या बोलिए, जब अपना एक उदासीन परमाणु एक अपना का, हाँ जब अपना एक उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? क्लोरीन का। और सबसे अधिक बस, हाँ और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है? क्लोरीन का। तो सबसे बस मतलब क्या बोले हैं कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता किसका है? हाँ फ्रांसीसियम का, ठीक है, क्या बोले हैं कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता किसका है? फ्रांसीसियम का। और देखिए अच्छा बेरी बेरी नियम इसी में पढ़ना जी, बेरी बेरी नियम इसी में पढ़ना है, KLMN बेरी बेरी के नियम आप लोग जानते हैं, SPDF आप लोग जानते ही हैं, हो गया ना, 2 6 10 14 यही ना है, बिल्कुल हाँ। तो भैया क्या चाहिए लेंथेनाइट श्रेणी, बहुत लेंथेनाइट श्रेणी कितना से 57 से 71, तो क्या बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी। और एक्टिनाइट श्रेणी किसको होता है? 89 से 103 को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट श्रेणी। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं टू द पॉइंट समाप्त। अब आते हैं अगला चैप्टर है, बहुत सुंदर अगला चैप्टर बताइए हिमालय मसाला उद्यान। हिमालयी मसाला उद्यान किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। देखिए हिमालय मसालाई उद्यान अपना उत्तराखंड में खोला गया है और प्राथमिक स्तर पर NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना भारत का पहला राज्य यही है। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड ही है। और उत्तराखंड ही अपना कच्ची बोला है कि भैया 13 जिला, दोस्तों सॉरी ठीक है, काहे लगल तू बोला था? हाँ तो हम क्या बोले थे? अरे यार अभी बोले क्वेश्चन या पहले ही गलती ठहरा, क्या बोले क्वेश्चन तो पहले पूरा सुनिए दोस्तों। एक बात सॉरी बोलना चाहते हैं, बोले देखिए हम लोग करंट शुरू कर चुके चले गए। हाँ तो देखिए हम क्या बोले हैं, हाँ हिमालय उद्यान अपना बोला है ना, हिमालयी मसाला उद्यान कहाँ बोले? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या बोले हैं कि राष्ट्रीय NEP यानी कि प्राथमिक स्तर पर NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड ही है। और अपने 13 जिला में भी संस्कृत विज्ञान का स्थापना किसने किया है? उत्तराखंड ही। अब देखिए क्या बोलते हैं कि दवाओं के लिए ड्रोन नीति को मंजूरी सर्वप्रथम किसने दिया है? उत्तराखंड ही। और जबकि ड्रोन नीति का केवल मंजूरी सर्वप्रथम किस राज्य में दिया? हिमाचल प्रदेश। बहुत सुंदर। तो ये बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक ना, क्या बोले हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की घोषणा की है? गोवा। अगला जस्ट बताइए, एक बात बताइए सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? 75वां राष्ट्रीय स्मारक। बोलिए बोलिए तो बोलिए ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुन लीजिए सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्मारक पदांग को घोषित किया है। पदांग चर्चा में क्यों? सिंगापुर का जो अपन हीरो सुभाष चंद्र बोस थे वहीं पर जाकर आज़ाद हिंद फौज का बोले अपना का गठन किए थे, ठीक है, क्या बोले हैं आज़ाद हिंद फौज का वहीं पर गठन किए थे। और दिल्ली चलो का नारा भी कहाँ दिए थे? वहीं पदांग से ही दिए थे, ठीक है, सिंगापुर में ही पदांग है।
ठीक है, सिंगापुर में ही पाएंगे, ठीक तो बोले हैं, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, 2G एथेनॉल संयंत्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? 2G एथेनॉल संयंत्र, 2G ना हाँ गुजरात में। बहुत सुंदर। 2G एथेनॉल संयंत्र आपको हरियाणा में खोला जाएगा, पानीपत में, ठीक है। क्या बोले हैं? 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला जाएगा? पानीपत का, हरियाणा में। और यही अगर क्वेश्चन कह दे कि भैया क्या बोलिए कि भारत का पहला अनाज ATM एथेनॉल संयंत्र कहाँ है? पूर्णिया, बिहार में। अगर यही जब कह दे कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा CNG संयंत्र कहाँ लगा है? इंदौर में, ठीक है। और जब यही कह दे क्या चीज़ कि विश्व का भारत का पहला व्यावसायिक हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगा है? इंदौर में ही, सॉरी इंदौर नहीं, MP में ही, MP के खंडवा में, ठीक है। कहाँ? MP के खंडवा में, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपके वो हो, देखिए वैश्विक शांति के लिए जानते हैं अपना एक आयोग का गठन किया गया। फिर से बोले, क्या बोले हैं कि वैश्विक शांति के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। आप लोग ये बताइए कि उस आयोग का पहले गठन किसने किया है? हाँ, उस आयोग का गठन किसने किया है? किसने किया है? उस आयोग का गठन मैक्सिको के राष्ट्रपति लेपोज एब्राडोर किए हैं। और इसके बोलिए 3 सदस्यों में कौन हो जाएंगे? तो अपन श्री 108 श्री मोदी चाचा, ठीक है। कौन? श्री 108 श्री मोदी चाचा। एक भैया एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। और तीसरा में अपना फ्रांस के पोप हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हो, युवा समाज इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, बहुत बेहतरीन। इसका बोलिए कौन शुभारंभ में कौन थे? अनुराग ठाकुर, बहुत सुंदर। शायद खेल मंत्री है क्या, तो देख ले। हाँ बिल्कुल, अरे खेल मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री, हाँ शिक्षा मंत्री बोलना था, खेल मंत्री बोलते हैं। यानी कि अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुराग ठाकुर, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, दुनिया का वो पहला देश कौन है जिसने फ्री सैनिटरी पैड्स को कर दिया है? स्कॉटलैंड। और बहुत सारे भारत का पहला क्या बोलिए कि नैपकिन मुक्त यहाँ कौन है? कुंभलांगी, कहाँ है? केरल में, बहुत बढ़िया। गोल्डन ज्वाइंट पहले ही बताइए किस नदी पर बन रहा है? चिनाब नदी। गोल्डन ज्वाइंट जानते हैं, कुछ नहीं, बस दो अपना का चिनाब, 2 पार्ट को अपना जोड़ना ही, इसी को गोल्डन ज्वाइंट का नाम दिया गया। आज चिनाब नदी से आप लेकर लिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, ठीक ना, क्या बोले? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर ही बन रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यही वाला बन रहा है। अगला इस बात क्या है वो, ये बताइए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे सेवा कहाँ है जी? हुगली नदी, कोलकाता। किसको किसको जोड़ेगा? बहुत हावड़ा नहीं, ये जो है काजी साल्ट लेक टू हावड़ा जोड़ेगा, ठीक है। ऐसा है, मान लो साल्ट लेक कहाँ है? एक तरह से कलकत्ते में है, लेकिन परफेक्ट वहाँ चल जाए साल्ट लेक। एक और क्वेश्चन आता है, ये बताइए कि हाँ साल्ट लेक स्टेडियम का नाम क्या है? युवा भारती। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, सेलाइन वाटर लालटेन, ठीक है, क्या बोले? सेलाइन वाटर लालटेन का नाम क्या रखा गया है? सेलाइन वाटर लालटेन का नाम, ये रोशनी, ये जानते हैं खारा पानी से अपना काची लालटेन जलाएगा, ठीक ना, इसका नाम क्या है? रोशनी। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, भारत में पहले बताइए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे है। तो भारत नहीं बताइए कौन सा समुद्री गश्त पोत श्रीलंका को दिया है? बहुत सुंदर, डोर्नियर 228। कौन? डोर्नियर 228। अगला बताइए, ये बताइए वीर दुर्गादास राठौड़ की कितनी ऊंची फीट बस कौन सी जयंती मनाई गई है? 385। और पिंगली बैंक है कि 146वीं। और यही जब क्या कहा जाएगा अपना इनका 125वीं नहीं, सीताराम राजू का 125वीं। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला कौन है? मंडला। कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला कौन? मंडला, जो कि कहाँ? MP में है। और यही क्या कहा जाएगा कि डिजिटल रूप से साक्षर भारत का पहला राज्य कौन है? हाँ तो केरल। कौन? अरे राज्य नहीं यार, डिजिटल, गलती बोले, सुनिए, डिजिटल रूप से साक्षर भारत का पहला ग्राम पंचायत कौन है? गुजरात का है पलाराम, ठीक है। केरल क्या बोले? पला, इसी तरह से पलावारनी या पलाराम करके इसी तरह से नाम उसका। भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर, ठीक ना, कह भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन है? केरल का कोई पलाराम है, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन वो हो, ये बताइए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल क्या कर दिया गया? भगत सिंह। और ये बताइए होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? बहुत चंडीगढ़ में। अगला लीजिए, ये बताइए, अरे ठीक है, वो घबरा गई यार, चंडीगढ़ कोई बोल रहा है, क्या बोला? चंडीगढ़ बड़ी कुट कुटेंगे, पंजाब को माली में खोला गया जी।
अगला क्वेश्चन बताइए, कुशियारा नदी समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? सुनिए, बिल्कुल भारत और बांग्लादेश, ये असम तथा बांग्लादेश में अपना ये नदी है। एक बात बताइए, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है? कलकत्ता में। कलकत्ता में नहीं, भारत का अपना सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल कहाँ बन रहा है? जो मंदिर है कहाँ बनेगा? तो अपना पश्चिम बंगाल कलकत्ता बनेगा। अगला राष्ट्रपति, भारत का पहला भूकंप स्मारक का नाम क्या है? स्मृति वन। और ये कहाँ खोजा गया है? कच्छ में। और गुजरात के कच्छ में किस पहाड़ पर? तो भुजिया पहाड़ पर। किस पहाड़ पर? भुजिया पहाड़ पर, ठीक है। वो आते हैं ना, कौन किसका खाते हैं वो भुजिया? अबे वो नहीं, हल्दीराम भुजिया, वही यानी भुजिया पहाड़ी कहाँ है? कक्षगढ़ में, गुजरात में। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बताइए, मध्य भारत का, क्या बोले, मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ खोला गया है? इंदौर में। और भारत का पहला टॉय क्लस्टर? कर्नाटक में। कर्नाटक के कोप्पल में, ठीक है। क्या बोला है? कोप्पल में। अगला प्रश्न बताइए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना जिला हो गया है? 31 ठो। कितने नए जिले का गठन हुआ है? 3 ठो। यही जब पश्चिम बंगाल में कितना नए जिला बनने के बाद हुआ? 7 ठो। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड, इसको लॉन्च कौन किया है? फिट इंडिया फ्रीडम मोटो को लॉन्च किए हैं भैया अपन सहकारिता मंत्री कौन है? बहुत सुंदर, अपने सहकारिता मंत्री अमित शाह इसको लॉन्च किया। कहाँ से? दिल्ली से। हाँ, अरे ठीक है, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अगला इस बताइए, भारत का पहला जय गांव कौन है? भारत का पहला जय गांव कौन है? त्रिपुरा का कौन? सुनिए, त्रिपुरा का गांव है, ठीक ना, जो कि सिपाही जला में है। सिपाही जला वहाँ का जिला है, उसी जिला में है। उस गांव का नाम है दसपरा, ठीक है। दसपरा, क्या बोले हैं कि दसपरा भारत का क्या पहला जैविक गांव है। तो ये बताइए, भारत का पहला न्यूट्रल गांव कौन है जी? अरे हाँ भैया, न्यूट्रल। तो क्या नाम? अरे हाँ, जम्मू कश्मीर, नाम जल्दी बोलिए। पल्लीग्राम। अगला इस बताइए, ओहो, राष्ट्रीय समुद्री परिसर, ओह वही बताइए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल कहाँ है खोला गया? लोथल में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग का देखते हैं, करंट हो गया। अब देखिए करंट में हम लोग को क्या पढ़ना है? 26 पेज, 27 पेज, 28 पेज और 29 पेज। एक मिनट, 26 पेज, 27 पेज, 28, 29 पेज। हाँ देखिए, कल आप लोगों को दोस्तों करना है करंट में 26 पेज से लेकर 30 तक कर लेना। और चलिए अब हम लोग तब तक के लिए मिलते हैं अगले कल के लिए, फिर इसी टाइम पे इसी टाइम और इसी वक्त मिलते हैं। और आप लोग जब साइंस की जब बात करते हैं तो साइंस में आप लोग को चैप्टर देते हैं। चैप्टर नंबर अपना क्या चाहिए? 6 में क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 6 में ऑक्सीकरण तथा अवकरण पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 7 में अम्ल तथा क्षार पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि अम्ल क्षार, ठीक है, तथा ऑक्सीकरण एवं अवकरण तथा अम्ल एवं क्षार जरूर पढ़ करना है। दूसरा देखिए, हम ये बात बोलते हैं, यदि ये क्विज आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर दबा कर अपने क्या लिए, हाँ बिल्कुल, अपने क्या कीजिए, अगर ये क्विज आप लोग, भैया एक क्या यार आप लोग, अगर आप लोग के देखिए ये क्विज अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर दबा कर शेयर कीजिए और इसको दबा कर लाइक कमेंट जरूर मारिए। और दूसरी बात ये बोलते हैं, जो भी अगर इशू होता है उसको आप बेझिझक बोलिए। तब तक के लिए मिलता है अगले टाइम। जय हिंद, जय भारत।